हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल और आज के इस बेहतरीन सेशन में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज की। इन डेप्थ लेक्चर है, लेट्स जंप इनटू द डिटेल्स एनवायरमेंटल इश्यूज। सो भाई, यहाँ पे बात होती है वाटर पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन की, नॉइज की, अलग अलग पोल्यूशन की बात होगी, ग्रीन हाउस गैसेस की, ओजोन की, सभी की बात। सो स्टार्ट करते हैं पोल्यूशन से रिलेटेड। व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन है यार, इट इज एन अनडिजायरेबल चेंज। किसमें अनडिजायरेबल चेंज? एक ऐसा चेंज जो आप नहीं चाहते हो। कहाँ पे नहीं होने देना चाहते आप? आपके फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, आपके एयर में, लैंड में, वाटर में, सॉइल में। यहाँ पे जो अनडिजायरेबल चेंजेस है कि भाई अगर ये हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर ऐसे चेंजेस होते हैं तो उसे हम कहते हैं पोल्यूशन। और जो बंदे है ना, one who causes the pollution, it is called as a pollution agents that bring about these undesirable changes. These agents are called as air pollutant. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986 में गवर्नमेंट द्वारा लाया गया और बोला गया कि भाई ये तो गड़बड़ी है, इस पर्टिकुलर इशू को एड्रेस करना चाहिए। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया। ओके, सो यहाँ पे हमें जो बात नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि यहाँ पे जो अलग अलग ईयर्स दिए हैं बेटा, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट से ईयर्स है। इन ईयर्स को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एयर पोल्यूशन से शुरुआत करेंगे, फिर नॉइज के बारे में और फिर वाटर पोल्यूशन के ऊपर हम मूव करेंगे। फाइन, ओके। अब एयर पोल्यूशन की जब मैं बात करता हूँ तो ऐसे कौन से एजेंट्स हैं जो कि एयर पोल्यूशन करते हैं? तो मैं उसे कह सकता हूँ कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं यार एयर में, जैसे कि जो निकलते हैं स्मेल्टर से मतलब मेटल इंडस्ट्री से, या स्मोक स्टैक्स थर्मल पावर प्लांट से कुछ माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स निकलते हैं जो हवा में चले जाते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स भाई, ये एयर पोल्यूशन में बड़ा ही मतलब इनका इंपॉर्टेंस है। मतलब ऑल इंडिया 2003 में ये एमसीक्यू पूछा गया था कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो एजेंट है एयर पोल्यूशन कॉज करने वाला कौन है, तो उसका आंसर था सस्पेंडेड पार्टिकल। तो ये इंपॉर्टेंट है। हार्मफुल गैसेस होते हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये चीजें, ये गैसेस भी एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो एयर पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स, देयर आर सस्पेंडेड पार्टिकल्स, देन देयर आर सम हार्मफुल गैसेस, बायोलॉजिकल एजेंट लाइक पोलन ग्रेन्स। आपको पता है कहाँ पे पढ़ा? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में कि भाई पोलन से एलर्जी होती है, दे आर नोन टू कॉज एलर्जी। वहां पे हमने ये भी बात पढ़ी है कि भाई पोलन का यूज किया जाता है मतलब खुद की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, उसमें प्रोटीन होता है। तो किसी ने पूछा था कि सर अगर उससे एलर्जी होती है तो उसको एज अ फूड की यूज करेंगे? तो कुछ लोगों में एलर्जी होती है, सब में नहीं, जिनमें होती है उनको तो अवॉइड करना पड़ेगा। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट? प्लांट्स डिक्रीज इन क्रॉप यील्ड। भाई अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, आपका क्रॉप यील्ड कम हो जाएगा। ह्यूमंस में मेनली रेस्पिरेटरी डिसीजेस एयर पोल्यूशन कॉज करता है। हमने कहाँ पे बात की थी? हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में किसकी बात की थी? सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस। इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो काम करते हैं इंडस्ट्रीज में, वहां पे स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल एयर में रहते हैं। लेबर्स वो इनहेल कर देते हैं, ये पार्टिकल चला जाता है आपका ब्रोंक्यूल में, फिर अल्वियोलाई तक। ओके, वहां पे इसे एज अ फॉरेन पार्टिकल आपका लंग डिटेक्ट कर लेता है, उसके अराउंड फाइब्रोसिस करने लगता है, फाइबर बनाने लगता है, उसको कैच करने की कोशिश करता है लंग। तो यहाँ पे होता है फाइब्रोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कि किस तरीके से रेस्पिरेटरी डिसीज होगा फाइब्रोसिस की वजह। फाइब्रोसिस हो गया मतलब वो पार्ट अब वेंटिलेशन में काम नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमने नोट कर लिया। अब हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। तो एयर पोल्यूशन की जब मैं बात करता हूँ तो एयर पोल्यूशन में मुझे दो टाइप की चीजें समझ में आ गई कि भाई एयर में कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं और एयर में कुछ हार्मफुल गैसेस होते हैं। तो इसका अब कंट्रोल कैसे करें? तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को अगर रिमूव करना है हमें, तो हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, डिटेल में भी हम देखेंगे। और अगर हम इस हार्मफुल गैसेस को रिमूव करना चाहते हैं, जो हमने करना ही चाहिए, तो हम यूज करते हैं स्क्रबर को। एक किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, सॉलिड पार्टिकल्स को जो हवा में है, काफी छोटे छोटे हैं, इनको यार रिमूव कैसे करते हैं, है ना? चलो ये देखते हैं और उसके तुरंत बाद हम स्क्रबर के बारे में बात करते हैं। मतलब सल्फर ऑक्साइड, इसको कैसे रिमूव कर सकेंगे यार हम? मतलब एयर जो निकल रही है इंडस्ट्री से, उसमें सल्फर ऑक्साइड है, उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये स्क्रबर के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो आपके सामने आपको दिख रहा है, ये जो है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। यहाँ पे एक एंड से क्या हो रहा है, एक एंड से यहाँ पे एयर एंटर कर रही है,
राइट, इम्प्योर्ड एयर यहाँ पे इंटर कर रही है, बिल्कुल सही बात है। ओके, उसको साइड में देखो मुझे कुछ दिख रहा है, ये क्या है? ये है इलेक्ट्रोड्स, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रॉन को अब रिलीज करेंगे और उसके ही बाजू में मुझे यहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिव प्लेट, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये जो इम्प्योर्ड आप एयर देख रहे हो वहां पे ब्लैक 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 कुछ डॉट देख रहे हो, ये है सस्पेंडेड पार्टिकल। हम इसे रिमूव करना चाहते हैं। कहां से निकल रहे हैं? इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, है ना। तो उस इंडस्ट्री से जो एयर है जो बाहर जाने से पहले हम उसको फिल्टर करके बाहर भेजेंगे ताकि कुछ भी उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इम्प्योर्ड एयर है, ये अब आगे आगे जा रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए, द कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज कर दिए हैं जिन्होंने यार ये जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको सराउंड कर लिया, उसको घेर लिया है। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, तो इलेक्ट्रॉन्स ने उनको घेर लिया है। अब इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव और यहां पे हमने क्या लगाए हैं? आगे पॉजिटिव प्लेट हमने लगाई है। तो जैसे इनपुट आगे गई तो इन इलेक्ट्रॉन्स को उसने अट्रैक्ट कर लिया और डस्ट पार्टिकल यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो गए। नाम है इस पर्टिकुलर डिवाइस का इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्लियर है। और इस तरीके से हमने सस्पेंडेड पार्टिकल यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं। कितने? 99% ऑफ प्योर एयर हमें दिखेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा दूसरा प्रॉब्लम क्या है? एयर पोल्यूशन में मतलब जो एयर है भाई यहाँ पे कुछ तो हार्मफुल गैसेस भी है। अब इन गैसेस को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं? ये देखो, ये जो एयर है यहाँ पे जा रही है आगे आगे, उस पे हमने क्या किया? लाइम डाल दिया, कार्बोनेट डाल दिया। तो ये जो एयर है जिसमें सल्फर ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अब ये जो कार्बोनेट है कैल्शियम कार्बोनेट लाइम उसके साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे हमें दिखाई देगा। तो कैल्शियम सल्फेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मतलब ये जो सल्फर का जो ऑक्साइड है, ये जो हार्मफुल गैस है, जो पॉइजनस गैस है, उसको हमने निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ये जो पर्टिकुलर सेटिंग है इसे हमने क्या कहा? स्क्रबर, जो स्क्रब कर करके यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को निकल रहा है ना। तो स्क्रबर इज यूज्ड टू रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ स्प्रे। स्प्रे में क्या रहेगा? वाटर और लाइम विच डिसॉल्व द सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि सॉलिड पार्टिकल रिमूव करने के लिए मुझे चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और हार्मफुल गैस को रिमूव करने के लिए मुझे चाहिए स्क्रबर। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। अब भाई एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू कौन सा बनता है यहाँ पे? सबसे पहले तो ये देखो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, आई रिपीट, इसके लॉन्ग फॉर्म आपको पूछे जा सकते हैं, है ना। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यहाँ पे हमें बताया है विच स्टेट्स दैट द पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस इन डायमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेटेस्ट हार्म टू द ह्यूमन हेल्थ। ये जो पार्टिकल्स रहते हैं अगर वो 2.5 माइक्रोमीटर से अगर छोटे हैं, साइज उनकी स्मॉल है, तो क्या होता है? वो डीपली आपके लंग में चले जाते हैं, फिर आप स्नीजिंग करो, कफिंग करो, बाहर नहीं निकलेंगे। तो 2.5 माइक्रोमीटर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे बन रहा है, हमें इनको ही निकालना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। ओके, क्योंकि ये मैक्सिमम रेस्पिरेटरी डैमेज कॉज करता है। बेटा ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में भी ये एमसीक्यू आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमने बात की इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन की, जहां पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और स्क्रबर को यूज किया। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, सो यू नीड नॉट टू वरी, ध्यान से सुनना है बस, है ना। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल एयर पोल्यूशन की। अब ओल्ड टाइम पे जो व्हीकल्स थे यार, उनका क्या प्रॉब्लम था? जब उन व्हीकल्स को डिजाइन किया गया, पुराने व्हीकल्स को, तो यार उनमें ना नॉकिंग प्रॉब्लम था। मतलब वो ये उसको जब स्टार्ट करते ना तो इस तरीके से आता था, है ना। मतलब वो जैसे रहते हैं ना कि कार भाई शुरू नहीं हो रही है, जो व्हीकल है स्टार्ट नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉकिंग प्रॉब्लम। तो इसलिए क्या किया गया? फ्यूल में डाला गया भाई लीड, ताकि नॉकिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब इसका भाई इसने बड़ा प्रॉब्लम कर दिया। इसने क्या कर दिया कि कैटालिटिक कन्वर्टर जो व्हीकल में लगे होते हैं उसको उसने अफेक्ट करना शुरू कर दिया। मुझे कैटालिटिक कन्वर्टर क्यों चाहिए? कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होता है? देखो, आपकी व्हीकल जो है वो क्यों चल रही है? क्योंकि फ्यूल बर्न हो रहा है। फ्यूल जब बर्न होता है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब चीज़ें बाहर निकलते हैं जो कि हार्मफुल है। अब इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए गए। उस कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या क्या होता है? बड़ा ही एक्सपेंसिव उसमें कुछ मटेरियल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं किसको? ये कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, हाइड्रोकार्बन को लेस हार्मफुल गैस में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए गए जिसमें होता है एक्सपेंसिव प्लैटिनम एंड पैलेडियम
एंड रोडियम, एक्सपेंसिव मेटल्स है। तो भाई ये लगाए गए। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जिसमें लीड है तो ये इस कैटालिटिक कन्वर्टर को मतलब खराब कर दे रहा था, उसमें गड़बड़ी कर दे रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने बाद में बोला कि भाई फ्यूल जो है ये अनलीडेड ही पेट्रोल होना चाहिए, पेट्रोल जो है अनलीडेड होना चाहिए। एक कैटालिटिक कन्वर्टर किस तरीके से काम करता है? कैटालिटिक कन्वर्टर कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ये कर देता है कन्वर्ट NO2 को यस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। ध्यान से देखना, ये NO2 को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है और हाइड्रोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट कर देता है। मतलब एक व्हीकल है जिसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा है, तो वो व्हीकल क्या रिलीज करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन यहाँ पे रिलीज करते हुए हमें दिखेगी। तो ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है जिसमें प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम है, भाई इसको लीड से हमें बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर इट गेट्स डीएक्टिवेटेड बाय द लीड, सो यू शुड यूज अनलीडेड फ्यूल। तो ये तो था ऑटोमोबाइल एयर पोल्यूशन को किस तरीके से आपने कंट्रोल करना है। पहले इंडस्ट्री का देखा किस तरीके से करना है एयर पोल्यूशन कंट्रोल, फिर हमने ऑटोमोबाइल एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किस तरीके से करना है वो देखा। अब हम देखते हैं नॉइस पोल्यूशन के बारे में। तो यार यहाँ पे साउंड लेवल आपको पता है कि जब जोर जोर से डीजे चलता है, आवाज चलता है, पता चल रहा है बहुत देर तक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या होने लगता है? हेडेक होने लगता है ना, नींद नहीं आती, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ये सब चीजें होती है। तो साउंड की वजह से जो पोल्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉइस पोल्यूशन, राइट। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट इन 1981 में लाया गया था कि भाई एयर पोल्यूशन एक डेंजरस बात है भाई, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने लॉ निकाला 1981 में। उसी लॉ को अमेंड किया गया 1987 में। एयर पोल्यूशन जो कंट्रोल करने का जो एक्ट था उसको अमेंड किया गया, मतलब उसमें कुछ बदलाव किए गए और उसी में ही हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? नॉइज एज अ एयर पोल्यूटेंट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब ये जो एक्ट है ना यार, इस एक्ट को कंप्लीटली डिफाइन किया जाता है, उसमें दी जाती है कि भाई ये चीज़ें सबको फॉलो करनी है, ये नहीं करेंगे तो ये रूल ब्रेक हो रहे हैं, आपको सजा मिलेगी, राइट। तो एक नया एक्ट बनाने से अच्छा उन्होंने क्या किया? एयर पोल्यूशन का जो एक्ट था उसको अमेंड कर दिया, उसमें कुछ बदलाव किया, नॉइज उसमें डाल दिया। 1981 में एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट आया था, 1987 में उसमें अमेंडमेंट किया गया, नॉइज एज ए वहां पे एयर पोल्यूटेंट उसको ऐड कर दिया गया। व्हाट आर द साउंड लेवल ऑफ 150 डेसिबल? ये इंपॉर्टेंट है भाई। साउंड लेवल ऑफ 150 डेसिबल और मोर में डैमेज द ईयर ड्रम। यहाँ पे ईयर ड्रम ब्रेक हो जाता है, कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस। 150 डेसिबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एनसीईआरटी ने भी हमें बताया है ना। तो ये हमें पता चाहिए, है ना। आपको लग रहा होगा कि इतनी स्वेटिंग है तो ऐसा क्यों? दो चीजें हैं, अगर मैं यहाँ पे फैन बढ़ा दूंगा तो आपको मेरी आवाज नहीं आएगी, अगर मैं एसी लगा दूंगा तो फिर भाई मुझे ठंड से एलर्जी है, तो आई कैन नॉट यूज दैट वन। ओके, तो थोड़ा सह लो आप, है। तो चलो, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 150 डेसिबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 150 डेसिबल मतलब सेंचुरी के 1.5 सेंचुरी, इस तरीके से याद रखना। 150 डेसिबल से ज्यादा अगर नॉइज है तो वो परमानेंट डैमेज कॉज करता है, ईयर ड्रम फट जाएगा। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आती है, हार्ट रेट का इंक्रीज होना, अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, ये सब उसके इफेक्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू CPCB, right? According to CPCB, what particle size is more harmful to the humans? बेटा मेरी स्पीड फास्ट रहेगी, आप आंसर देना चाहते हो तो आप स्क्रीन को अपने पॉज करना है। ओके, 3, 2, 1। हमने क्या बात की? 2.5 माइक्रोमीटर और लेस ये भाई डीप इनहेल होते हैं, इसलिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हमें ये बताया है कि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। नेक्स्ट MCQ, व्हाट वाज एडेड इन 1987? MCQ है 2020 का या शायद 2021 का कुछ है, रिसेंट है। व्हाट वाज एडेड इन 1987 एज अ पोल्यूटेंट टू द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट? मतलब एयर पोल्यूशन एक्ट को अमेंड करके 1987 में किसे एज अ पोल्यूटेंट इंट्रोड्यूस किया गया? ये ऑप्शन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर या तो फिर मोबाइल स्क्रीन पर, राइट। आंसर देने की कोशिश करें। 3, 2, 1। आंसर इज नॉइस। ओके, ग्रेट। नाउ नेक्स्ट, द मोस्ट इफेक्टिव डिवाइस टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द पोल्यूटेड एयर। एक पोल्यूटेड एयर है, उसमें से मैं पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करना चाहता हूं तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? 3, 2, 1। आंसर इज यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अगर मैं हार्मफुल गैस को रिमूव करना चाहता हूं तो मुझे यूज करना पड़ेगा स्क्रबर। नेक्स्ट MCQ, कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है भाई? देखो, चलो आंसर देने की कोशिश करो। 3, 2, 1। क्या करता है? रीट रेड्यूसेस अनबर्न हाइड्रोकार्बन इनटू ऑटो इमिशन। क्या करता है? इट कन्वर्ट्स
NO टू द नाइट्रोजन क्या करता है, reduces लीड इन द एग्जॉस्ट, ये तो बिल्कुल नहीं है। कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं यार, वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है ना। तो बताओ ये क्या करता है, यस इट reduces द अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन इनटू ऑटोमिशन। आपको पता है हाइड्रोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा आता है ना, तो ये चीज है उसको रिड्यूस कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रीन मफलर इज यूज अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पोल्यूशन, ग्रीन मफलर, ये जो आपके सामने ग्रीन मफलर दिख रहा है, इससे कौन सा पोल्यूशन कंट्रोल होता है। चलो क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो, 3 2 1। ओके, सबसे पहले तो ये बात समझो कि ग्रीन मफलर, मुझे ये वाला ग्रीन मफलर नहीं है, ये ग्रीन मफलर है जहां पे एक रो में ट्रीज को प्लांट किया जाता है, जहां पे नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, जहां पे बड़ा साउंड क्रिएट हो रहा है, उसके अराउंड आप इस तरीके से रो में, एक रो में लगा दो, नहीं तो फिर हॉस्पिटल के बाहर लगा दो ताकि हॉस्पिटल में नॉइस ना चले जाए, है ना। तो ये जो ट्री है यार, आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, आप नॉइस से भी बच रहे हो, तो इसे कहते हैं ग्रीन मफलर। नॉइस पोल्यूशन इससे कंट्रोल होता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट MCQ, टू स्टॉप ऑटोमोबाइल बेस्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल मेजर। मैं ऑटोमोबाइल बेस्ड एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहता हूं, तो इनमें से किसे मैं यूज नहीं कर सकता। चलो आंसर देने की कोशिश करो, यानी यू शुड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। गलत हुआ तो चलता है बेटा, अभी गलत हुआ तो अच्छी बात है, एग्जाम में गलत नहीं होगा, है ना। 3 2 1, क्या नहीं है भाई, क्या नहीं है। चलो देखो, स्क्रबर इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। यहां पे बात हो रही है ऑटोमोबाइल एयर पोल्यूशन की। कैटेलिटिक कन्वर्टर तो आप यूज करोगे, लीड फ्री पेट्रोल भी यूज करोगे, ऑटोमोबाइल का प्रॉपर मेंटेनेंस करोगे, ज्यादा पुरानी गाड़ी होगी तो उसको मतलब आप डिस्कार्ड करना है उसको, क्लियर है। तो स्क्रबर फॉर इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन, ऑटोमोबाइल एयर पोल्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है ना। ओके, नाउ यहाँ पे बात हो रही है एयर एक्ट की। एक्ट वाज अमेंडेड इन 1987 टू इंक्लूड विच पोल्यूटेंट। ये MCQ रिपीट हो गया है, अभी हमने देखा कि नॉइस को इंट्रोड्यूस किया गया था। चलो ओके, कंट्रोलिंग व्हीकलर एयर पोल्यूशन केस स्टडी ऑफ दिल्ली। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना कुछ केस स्टडीज दिए हैं, मतलब हमें थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है, हमें थोड़ा जनरल नॉलेज देने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन से रिलेटेड एक केस स्टडी, उसको हम देख लेते हैं। तो दिल्ली में क्या हुआ भाई, दिल्ली में एक विच इज द 4th मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, उसमें एक PIL फाइल किया गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL मतलब क्या कि भाई वो चीज जो रहती है आपसे पर्सनली रिलेटेड नहीं रहती है, लेकिन आप जनहित में वो चीज करते हो, जिसे हम PIL करते हैं कहते हैं। मतलब जैसे मान लो कि आपका नीट का एग्जाम है, ओके, अब नीट का एग्जाम मैं तो नहीं देने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे दिखा कि नीट में गड़बड़ी हो रही है, उस एग्जाम को रोकना है, तो मैं PIL फाइल कर दूंगा, उससे PIL कहते हैं। चलो एक PIL फाइल किया गया और भाई सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि भाई जज साहब कुछ कीजिए, ओके बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में CNG लगाया जाएगा, राइट, ताकि पोल्यूशन कम हो जाए। और अब आज की स्थिति यह है कि सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में CNG ही अगर है तो भी आप चला सकते हो दिल्ली में। हाँ, तो CNG क्यों भाई, वाई CNG इज बेटर देन डीजल। सबसे पहली बात, CNG बर्न मोस्ट इफिशिएंटली, है ना। ओके, CNG इज चीपर देन द पेट्रोल और डीजल, चीपर भी है और क्या नहीं कर सकते, उसमें चोरी नहीं कर सकते, उसमें मिलावट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी साइफन ऑफ बाय द थ्यूज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक फ्यूल पॉलिसी भी लाई गई। फ्यूल पॉलिसी क्या है, हम बात करते हैं यूरो नॉर्म्स की, हम भारत स्टेज इमिशंस कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं, BS4 BS5 के बारे में बात करते हैं। ये क्या है और ये किसके लिए है। सबसे पहले तो बात ये समझो कि एक यूरो नॉर्म्स है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज ने कुछ यार गाइडलाइंस डिसाइड की, किसके लिए, ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए, और जो कंपनी फ्यूल को प्रोवाइड करती है उनके लिए। क्या आपके लिए की, आपके लिए नहीं, गाड़ी के लिए, आपकी जो कार की कंपनी है, आपकी जो बाइक की कंपनी है, उन बाइक के लिए, ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए उन्हें सेट ऑफ गाइडलाइंस बताए। उन गाइडलाइंस को हम यूरो नॉर्म्स कहते हैं। यूरोपियन कंपनी ने बताया भाई ये चीज होनी चाहिए, नहीं तो हम आपको बेचने नहीं देंगे आपकी कार। ओके, तो सेट ऑफ रूल्स फॉर ऑयल कंपनीज एंड इट इज द सेट ऑफ रूल्स फॉर ऑटोमोबाइल कंपनी। ऑयल कंपनी मतलब पेट्रोल डीजल वाली कंपनी, ऑयल कंपनी, और ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए कुछ रूल्स डिफाइन किए गए। ओके, अब यहाँ पे क्या बात की गई, इन्होंने यार एम रखा कि हमें क्या करना है, हमें वी नीड टू रिड्यूस द सल्फर एंड एरोमेटिक कंटेंट इन द पेट्रोल एंड डीजल पार्ट। सल्फर और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो उसको हमें कम से कम करना है यार। ऑयल कंपनीज को बताया गया कि अच्छे से आपको फिल्टर करना है ऑयल,
और ऑटोमोबाइल कंपनीज को बताया गया कि आपने क्या करना है, आपने आपके इंजन्स को अपग्रेड करना है ताकि फ्यूल अच्छे से कंज्यूम हो सके, है ना। ओके, तो यूरोप में जो नॉर्म्स लाए गए उसमें नॉर्म्स है यूरोप 1 2 3 इस तरीके से। यूरोप 3 नॉर्म्स क्या बताता है आपको? यूरोप 3 नॉर्म्स ने हमें बताया कि भाई सल्फर को जो है इज टू बी कंट्रोल एट 330 पार्ट्स पर मिलियन इन डीजल एंड 150 ppm इन पेट्रोल। ये उन्होंने अपना एक तरीके से यहाँ से शुरुआत की, भाई ये चीज़ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा अगर होगा तो हम आपको ऑयल नहीं बेचने देंगे। ओके, इसी तरीके से ये बताया गया कि भाई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है आर टू बी कंटेन एट 42% ऑफ द कॉन्सर्न फ्यूल। एक फ्यूल जो है भाई उसमें 42% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे इन्होंने गोल क्या रखा, यूरो नॉर्म्स ने गोल क्या, अल्टीमेट गोल क्या है इनका? इनका गोल ये है कि भाई हमें जो है सल्फर कम से कम रखना है। जब ऑटोमोबाइल मतलब कोई गाड़ी चलेगी तो सल्फर जो है कम से कम रिलीज होना चाहिए। तो अल्टीमेट गोल इज टू रिड्यूस द सल्फर टू द 50 ppm इन पेट्रोल एंड डीजल। ये चीज आपकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये हमारा गोल है, हम इसकी तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा यार कि चलो कल से कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी जो है जिसमें सल्फर 50 ppm से ज्यादा है तो भाई वो नहीं बेच चला सकेंगे, ऐसा बोल दोगे तो भाई ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। तो हम धीरे धीरे चलते हैं, है ना। तो अपना अल्टीमेट गोल है 50 ppm से कम ही आपको रखना चाहिए। इट इज रिड्यूस द सल्फर टू द 50 ppm इन पेट्रोल एंड डीजल। ये अपना अल्टीमेट गोल है यूरो नॉर्म्स का। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अपना जो बेसिक जो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं वो है 42% रखना और अल्टीमेटली उसको लेके जाना 35% तक, मतलब कम कम करते जाना है ना यार हाइड्रोकार्बन। देखो अरे फ्यूल क्या है, ये फ्यूल फॉसिल फ्यूल है। मतलब अगर आप ध्यान से इसको कभी आपने पढ़ा होगा तो ये कैसे बनता है ना, ये जो ऑयल है बनता कैसे है, ये फॉसिल फ्यूल है बेटा। फॉसिल फ्यूल मतलब क्या, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो थे उन ऑर्गेनिजम्स से ही उसमें प्रेशर इफेक्ट आया जमीन में और धीरे धीरे फिर कोलाइट बना, फिर धीरे धीरे उसका ऑयल बन गया। ओके, अब ये ऑर्गेनिजम्स ही है। ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स में क्या होता है, सल्फर होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज होते हैं, इसलिए उस फ्यूल में सल्फर होता है, इसलिए उस फ्यूल में हाइड्रोकार्बन होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिज्म से ही तो वो बना है। ओके, ये बात हो गई। ओके, अब इसी यूरो नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली इंडिया ने अपने खुद के नॉर्म्स बना दिए, खुद के नाम, उसको नाम दिया भारत स्टेज नॉर्म्स। भारत स्टेज नॉर्म्स क्या है भाई, भारत स्टेज 4, इसमें भी स्टेज है ना, 1 2 3 4, भारत स्टेज 4 इट इज इंप्लीमेंटेड इन द ईयर 2017 और बैंड द BS4 व्हीकल फ्रॉम अप्रैल 2020। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई BS4 व्हीकल जो है अप्रैल 2020 के बाद आप नहीं चला सकते, है ना, आपको इंजन अपग्रेड करना पड़ेगा, कंपनीज को बोला गया। अभी जो अपना करंट है वो चल रहा है BS6। आप बोलोगे कि BS4 तो चलो 2020 में बंद हो गया, फिर तो BS5 आना चाहिए था, तो BS5 को ही BS6 में उन्होंने कंबाइन कर दिया और अब जो अपने जो रेगुलेशन चल रहे हैं वो है BS6 नॉर्म्स। क्लियर है? तो अभी के केस में BS6 नॉर्म थी जो फॉलो करती है व्हीकल, उसको ही आप चला सकते हो। क्लियर बात है? ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन अपना कंप्लीट हो गया, हमने MCQ भी देख लिए हैं। ओके, नाउ अब हम वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। चलो, वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट, राइट, मतलब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन एक्ट, ये लाया गया 1974 में। ओके, अब यहाँ पे बात ये है कि ये जो वाटर है हमें ब्लू कलर का दिख रहा है, मतलब नीला है, पानी पानी पानी, इसमें अगर 0.1% भी अगर इम्प्योरिटी आ जाए बेटा तो भाई वाटर को आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो। मतलब देखो, पानी जल ही जीवन है, तो भाई उसमें थोड़ी भी इंप्योरिटी होगी तो आपको नहीं चलेगी। अगर 0.1% भी उसमें इंप्योरिटीज है, इंप्योरिटीज मतलब क्या, अगर उसमें 0.1% कुछ सस्पेंडेड सॉलिड है, जैसे कि सैंड हो गया, स्लीट हो गया, जैसे कि कोलाइडल मटेरियल हो गए, फिकल मैटर हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, या तो फिर जैसे कि डिजोल्व मटेरियल हो गए जैसे कि नाइट्रेट, अमोनिया, ये सब चीजें, अगर ये 0.1% से अगर ज्यादा है तो भाई आप इसको मतलब बिल्कुल भी आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो 0.1% मेयर 0.1% ऑफ इंप्योरिटी मेक डोमेस्टिक सीवेज अनफिट
फॉर द ह्यूमन यूज़, ये आपको पता होना चाहिए भाई। एक वाटर में क्या क्या जा सकता है, फिकल मैटर हो सकता है, उसमें कुछ मेटल इंडस्ट्री से निकला हुआ मेटल हो सकता है, उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, कंटेमिनेट हो रहा है। अगर ये इम्प्योरिटी 0.1% भी है तो भी आप इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। देखो बेटा, इतना ज़्यादा उसका सिग्निफिकेंस है ना। ओके नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीवेज। हम बात की थी यार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। हम कहाँ पे बात करते हैं, याद करो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डिटेल में भी हमने पढ़ा है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है कि हमें ये बात तो पता चल गई यार कि भाई वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना जरूरी है, सबको पता चला। कैसे कंट्रोल करें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को डिजाइन किया गया है जहां पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन टेक्निक का यूज करके जो यहाँ पे लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं पानी में, राइट, उसको अपन रिमूव कर देते हैं सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू। ओके, फिर आती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है ये जो उसको रिमूव किया जाता है थ्रू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जहां पे माइक्रोब्स को हमने इफ्लुएंट ऐड किया था, वो सब चीजें। ओके नाउ डिसॉल्व्ड सॉल्ट सच अ नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिक मेटल्स। देखो ध्यान से देखो, अब ये तो दो बात हमने कर ली, हमने फिल्ट्रेशन किया, सेडिमेंटेशन किया, हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी कर दिया। फिर भी अपना प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अपना प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी भी वो जो वाटर है, जो पोल्यूटेड वाटर है उसमें नाइट्रेट अभी भी है, उसमें फॉस्फेट अभी भी है, उसमें हेवी मेटल्स अभी भी है। हेवी मेटल बड़ा प्रॉब्लम करते हैं, है ना भाई, ये बहुत डिफिकल्ट है इनको रिमूव करना। फिर अब क्या करें यार इनका, है ना, तो ये रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोडिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर एंड कंज्यूम्स ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है। तो देखो हम क्या देख रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन किस तरीके से होता है, वो तो हमने देख लिया किस तरीके से होता है। मतलब 0.1% इम्प्योरिटी रही तो भाई गया काम से। फिर हमने डिसाइड किया कि यार इसको तो क्लीन करना पड़ेगा, तो हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन किया जिसमें फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन टेक्निक के थ्रू उसमें जो पानी में कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल रहते हैं, लोग उसमें कचरा डाल देते हैं, ये सस्पेंडेड पार्टिकल सब कुछ निकाल देंगे। लेकिन जो डिजोल्व है उसको कैसे निकालेंगे, उसमें कुछ फिकल मैटर है, तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए हम उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म डालते हैं जो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। फिर भी अपना प्रॉब्लम चल रहा है, नाइट्रेट फॉस्फेट का क्या करें, वो बड़ा ही प्रॉब्लम देता है। किस तरीके से प्रॉब्लम देता है देखते हैं अभी। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोडिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर एंड कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, देखो बड़े बड़े इंडस्ट्री से जो वाटर आता है उसको किसी नदी में डाल दिया जाता है। ओके, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी आता है, कभी कभी उसको मतलब विदाउट ट्रीटमेंट पानी में डाल दिया जाता है, नदी में डाल दिया जाता है। अगर आप ऐसे करोगे तो क्या होगा, उसमें ऑर्गेनिक मैटर है वो पानी में गया तो उसको डिजॉल्व, मतलब उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करने लगेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, पानी में जो ऑक्सीजन है उसको यूज कर लेते हैं, जिसके वजह से उस पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है। बेटा डिटेल में भी हम देखेंगे, डोंट वरी। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, डिक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, बहुत ही बेहतरीन, मजा आ जाएगा आपको। देखो ये भाई एक देख लो, एक लेक है जिसमें यहाँ पे ये जो है पानी डाल दिया जा रहा है, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। ये इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, जैसे कि वैसे भेज देते हैं, है ना, तो रिवर में भेज देते हैं, लेक में भेज देते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमें 3 जोन दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखना। एक है जोन ए जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अच्छा सा पानी है। फिर जोन बी में क्या हो रहा है, ये जो सीवेज आ रहा है वाटर, और ये अपना लेक का वाटर यहाँ पे मिक्स हो रहा है बी में। ए में क्लीन वाटर है, ओके, बी में वो मिक्स हो रहा है, और सी में फिर से क्लीन है। तो देखते हैं इन 3 जोन में होता क्या क्या है। ओके राइट, तो ध्यान से देखो 3 जोन, ध्यान से देखो 3 जोन में हो क्या क्या रहा है। सबसे पहले बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की हम बात करते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल ऑक्सीजन जो लेवल है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे है। फिर ए जोन में मैं बात करूं, मैंने ए जोन में आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी मतलब पोल्यूटेड वाटर नहीं है, कोई भी सीवेज वाटर यहाँ पे नहीं डाला गया। वो एकदम शुरुआत में है ना यार देखो जो सीवेज वाटर है उसको नदी में डालोगे तो उसको घुलने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा ना यार, तो वो अलग जोन में बन रहा है। हम उसके पहले जोन को ए कह रहे हैं, जहां पे सीवेज वाटर लेक के साथ मिक्स हो रहा है उसको हम बी जोन कह रहे हैं। और उसके बाद ये इतना ज्यादा डिजोल्व होगा कि सी जोन में, मतलब दूर कहीं पे हम बात करें कि वहां पे सी पॉइंट है। तो ए लेवल पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है। फिर देखो होता क्या क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में भी चिंता मत करो, मैं बताने वाला।
फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, सीवेज को उसमें पानी में डाल दिया जा रहा है। फिर जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे डाल दिया, ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया मतलब क्या हो गया कि जो ऑर्गेनिज्म से उसको डाइजेस्ट करने लगते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। भाई उसको खाना है ना, आप खाना खाते हो तो ऑक्सीजन लगता है आपको, राइट। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन, तभी उस पर्टिकुलर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। याद करो तो ऑक्सीजन चाहिए आपको। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये उस ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं। ऑक्सीजन को यूज करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, समझ में आ रहा है। तो भाई डिमांड बढ़ेगी, लेक में जो ऑक्सीजन है उसको ये यूज करने लग जाएंगे, डिमांड बढ़ा देंगे, बोलेंगे हमको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो मुझे ये दिख रहा है कि जोन बी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है। क्लियर बात है। फिर ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं, इतना ज्यादा खा लिया कि पूरा कंज्यूम कर लिया, और अब मुझे सी पॉइंट पे कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं दिख रहा है। तो देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई, है ना, सिंपल सी बात। ओके, अब देखते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है। ये देखो डिसॉल्व ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर लेवल है डिसॉल्व ऑक्सीजन की, ए जोन में वो नॉर्मल लेवल चल रही है क्योंकि ए जोन का पानी प्योर है। उसके बाद बी जोन में आप यहाँ पे सीवेज वाटर जो पोल्यूटेड वाटर है डाल रहे हो, उसमें ऑर्गेनिक मैटर है। जैसे आपने ऑर्गेनिक मैटर डाला तो क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को खा रहे हैं, ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं ना। तो ये देखो रेड लेवल जो है हॉरिजॉन्टल, ये ऑक्सीजन के लेवल को बता रही है। अब ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ओके, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो रहा है, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया बी में। ओके, फिर ऑर्गेनिक ने कंप्लीटली ऑर्गेनिक मैटर को खा लिया। तो अब ये जो सी जोन है उसमें तो भाई ये जो ऑक्सीजन लेवल है तो नॉर्मल है। क्लियर है। तो इतना आपको समझ में आएगा कि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतनी ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। लैब में इस पर्टिकुलर बी जोन में से आप पानी लेके जाओ टेस्ट ट्यूब में, आप कुछ प्रोसेस के थ्रू बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हो। जितनी ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उतना ज्यादा वाटर पोल्यूटेड कि लेस पोल्यूटेड, बताओ। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा है, इसलिए डिमांड ज्यादा है। जितनी ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, वाटर पोल्यूटेड है बेटा। ओके, क्लियर है। तो यहां पे मुझे क्या समझ में आ गया, एक बार फिर से बता दूं, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, ध्यान से देखो। ए जोन में एक पर्टिकुलर लेवल है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के, जो नॉर्मल लेवल है कि भाई इतना ना चाहिए। फिर बी जोन में हमने डाल दिया सीवेज। ओके, सीवेज जैसे डाल दिया ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ऑर्गेनिज्म और ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई, जो आप लैब में कैलकुलेट कर सकते हो। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा मतलब ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ चुकी है, हमको और चाहिए ऑक्सीजन और चाहिए। फिर उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लिया। अब सी जोन में कुछ ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड फिर से नॉर्मल लेवल पे आ गई। वैसे ही हमने डिसॉल्व ऑक्सीजन के बारे में बात की। ए जोन पे एक नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट है उस पर्टिकुलर वाटर में। फिर क्या हुआ, ऑर्गेनिक मैटर हमने बी जोन में डाला है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। बी जोन में डाल दिया तो इस ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन को यूज कर दिया, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो गए बेटा, कम हो गया, आपको दिख रहा है। ओके, फिर ऑर्गेनिक मैटर तो यहाँ पे कंप्लीटली उन्होंने कंज्यूम कर दिया, सील में तो कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो देखो डिसॉल्व ऑक्सीजन फिर से बढ़ गया है। ओके, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो फिश जो है बी जोन में फिश मर जाएगी, क्योंकि उसका जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑर्गेनिज्म है जो डिकम्पोज कर रहे हैं उस ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं, उसको राइट उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना ऑर्गेनिक मैटर को, तो वहां पे ऑक्सीजन अब नहीं है, तो इसलिए उस जोन में आपको फिश नहीं दिखेगी बेटा। ओके, और सी जोन में देयर इज अ रीअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सी जोन में भाई आपकी डिसॉल्व ऑक्सीजन आपका नॉर्मल है, तो वहां पे फिर से आ जाएंगे, मतलब आपको दिखेंगे कि वहां पे ऑर्गेनिज्म नॉर्मल लेवल आपको दिखाई देगी। ये चीज आपको समझ में आ गई। बेसिकली एनसीईआरटी को ये समझाना चाहती है कि आपने पोल्यूटेड वाटर डाला मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी, मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हुआ, मतलब वाटर मतलब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वहां पे मर जाएंगे बेटा। आपको इफेक्ट समझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे सबसे पहले इफेक्ट हमने देखा डिक्रीज इन डिसॉल्व ऑक्सीजन। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं वाटर पोल्यूशन का, वो है अल्गल बूम। होता क्या है कि सीवेज वाटर जब हम रिवर में डाल देते हैं तो होता क्या है, जब हम रिवर में डाल देते हैं तो सीवेज वाटर में यहाँ पे क्या है, अभी हमने देखा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। आपको तो पता है कि प्लांट मतलब नाइट्रोजन इतना सारा एयर में है लेकिन प्लांट्स उसको यूज नहीं कर पाते। यहां पे आपने नाइट्रोजन डाल दिया भाई,
आपने फर्टिलाइजर के थ्रू, आपने इंडस्ट्री के थ्रू वहां पे नाइट्रोजन डाल दिया, तो ये जो रिवर है इसमें अब तक नाइट्रोजन नहीं था, अब तक फास्फोरस नहीं था, इनको अब नाइट्रोजन फास्फोरस मिलने लगा है और एकदम से यहां पे क्या होता है, यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक। यूट्रोफिकेशन मतलब क्या यार, न्यूट्रिएंट रिच वाटर बॉडी। ये जो वाटर बॉडी है उसमें न्यूट्रिएंट बढ़ गए तो हम कहते हैं ये यूट्रोफाइड वाटर बॉडी है। देखो आपने बोर्नविटा खा लिया, मैं कहूंगा कि आप यूट्रोफाइड हो। आपने प्रोटीनेस खा गया, मैं कहूंगा आप यूट्रोफाइड हो। बस सिंपल सा कंसेप्ट, न्यूट्रिएंट बढ़ गए। अब न्यूट्रिएंट बढ़ गए, अब तक नहीं थे, सभी लोग भूखे थे। जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस दिखा, ये कह रहे कि अरे वाह, फ्री में नाइट्रोजन फास्फोरस आ जाएंगे यहाँ पे। अलजी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है अलजी की, और इतना ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, अलगल ब्लूम। अलगल ब्लूम, इस अलगल ब्लूम से होता क्या है? अलगल ब्लूम मतलब आपको दिख रहा है आपके पिक्चर में कि कंप्लीट लेक जो है ये बेटा कंप्लीट कवर हो चुका है अलजी से। अब यहाँ पे बहुत बढ़िया पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, बहुत एक्सीलेंट पॉइंट। ये जो लेक है, ये लेक या रिवर में ही क्यों हमें यहाँ पे अलगल ब्लूम यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा है? यार ओशन में क्यों नहीं दिखाई देता? ये ओशन में क्यों नहीं दिखा, यहाँ पे क्यों रिवर में? तो ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया कंसेप्ट। ओशन का वाटर, ओशन के वाटर में मिनरल्स ज्यादा होते हैं, ये फैक्ट है। और रिवर में, फ्रेश वाटर में मिनरल्स कम होते हैं। ओके, प्लांट्स दैट इज अलजी जल्दी ग्रो कर जाता है, उसका प्रॉब्लम है उसको नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं मिलता, लेक में है ही नहीं। तो जैसे उसको मिल गया फ्री में, वो बोलेगा कि यार मैं खा ले, तो रैपिड ग्रोथ होने लगती है। अब यहाँ पे एक बात देखो, अब अलगल ब्लूम भाई, अलगल ब्लूम मतलब तो अलजी है, अलजी मतलब प्लांट किंगडम है, और प्लांट किंगडम है मतलब भाई ये क्या करेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, तो अपने तो अच्छी बात है। ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन वाटर में, अगर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन वाटर में है तो फिर प्रॉब्लम कहां पे है? अभी हमने देखा नाइट्रोजन फास्फोरस का प्रॉब्लम ये होता है कि फिश मर जाती है, तो यहां पे क्या प्रॉब्लम? ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। तो देखो प्रॉब्लम क्या होता है भाई, प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो अलजी है इसकी शॉर्ट लाइफ है, ये मर जाती है, चली जाती है बॉटम में, बॉटम में जाती है, ऑर्गेनिज्म आएंगे उसको खाने के लिए, ऑक्सीजन यूज करेंगे, उस ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए ऑक्सीजन यूज करेंगे जो कि लेक में है। डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा लेक का, और अंडरनीथ उस अलजी के नीचे जो फिश है, ऑर्गेनिज्म है, वो मरने लग जाएंगे बेटा। ओके, कुछ अलजी तो टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करती है और वाटर क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, इतना ज्यादा पानी थिक पानी बना देती है। तो ये प्रॉब्लम है अलजी का। ओके, तो अलगल ब्लूम किसके वजह से होता है? जैसे अलगल ब्लूम सुना, आपके माइंड में आना चाहिए नाइट्रोजन फास्फोरस। आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा, यहाँ पे उसको फ्री में मिल रहा है भाई, तो वो बढ़ गया, ब्लूम हो गया उसका। तो ध्यान से देखो, अलगल ब्लूम नाइट्रोजन और फास्फोरस की वजह से हो रहा है। और वाटर पोल्यूशन का नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ दैट इज इकोहॉर्निया क्रैसिपस, जिसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है ना, फॉरेन कंट्री से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। देखो इसके फ्लावर्स कितने बढ़िया है ना। तो भाई इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इट ग्रोज एबंडेंटली इन यूट्रोफाइड वाटर बॉडीज। यूट्रोफाइड मतलब क्या, अपने प्रोटीनिक्स खाया, अब यूट्रोफाइड हो गए। ओके, सो न्यूट्रिएंट रिच वाटर बॉडी। इसमें तो पहले कुछ नहीं था, भूखे थे सब लोग, जैसे मिल गया तो भाई रैपिडली 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 ग्रो करता है और बहुत खतरनाक है। ओके, इकोहॉर्निया क्रैसिपस किस तरीके से याद रखोगे? इकोहॉर्निया हॉर्न बजाते हुए पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेता है, आप देख रहे हो। तो उसमें बाकी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रह पाएंगे बेटा? ओके, तो ये बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर जाता है। ओके, तो ये आपको बात समझ में आ गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेवी मेटल्स इन वेस्ट वाटर। व्हाट इज हेवी मेटल? हमने बात की कि भाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू आपने सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन किया, आपने ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव किया, प्रॉब्लम हो रहा था नाइट्रोजन फास्फोरस का, जिसकी वजह से अलगल ब्लूम होता है, वाटर हाइसिंथ, इकोहॉर्निया क्रैसिपस, टेरर ऑफ बंगाल ग्रो करता है। और उसी वाटर में हमने देखा था वहां पे नाइट्रोजन फास्फोरस को रिमूव करना डिफिकल्ट है सीवेज वाटर में से, वैसे ही हेवी मेटल्स को रिमूव करना भी डिफिकल्ट है। हेवी मेटल मतलब क्या, वो डेफिनेशन हम देख रहे हैं कि ग्रेटर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। भाई इतनी अगर किसी की अगर डेंसिटी है इससे ज़्यादा तो हम उसे हेवी मेटल कहते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी, कैडमियम, कॉपर एंड लीड। अब इसके सोर्सेस क्या है? पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन, इस तरीके से ये आते हैं। पेपर इंडस्ट्री से आता है। ओके, सो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से, मेटल एक्सट्रैक्शन से ये मेटल्स आपके आ जाएंगे वाटर में, वाटर पोल्यूशन कर देंगे। ओके, इसके इफेक्ट क्या है? मर्क्यूरी से एक रेयर में पूछा गया था,
आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, अभी तो सिलेबस में नहीं दिया। मर्क्यूरी मीना मेटा डिसीज कॉज करता है और कैडमियम इटाई इटाई या आउच आउच डिसीज कॉज करता है। आउच आउच मतलब क्या, इंटेंस मसल पेन होने लगते हैं। ओके, सो मर्क्यूरी मिनी मेटा डिसीज कॉज करता है और कैडमियम इटाई इटाई डिसीज। आपकी जानकारी के लिए बता दिया। आप हेवी मेटल का ये डेंसिटी कितनी ज्यादा है, मतलब उसको हेवी मेटल कहेंगे, वो याद रखना, क्योंकि इन हेवी मेटल्स को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू निकालना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है जिसके थ्रू हम हेवी मेटल्स को भी निकाल लेंगे, वो जल्द ही हम देखने वाले हैं। बायो मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं। वाटर पोल्यूशन से अलगल ब्लूम हुआ, वाटर पोल्यूशन से वाटर हाइसिन ग्रो हुआ, वाटर पोल्यूशन से हमने देखा फिश विश सब मर गई, ABC जोन। अब देख रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन के थ्रू बायो मैग्निफिकेशन किस तरीके से होता है। बायो मैग्निफिकेशन मतलब क्या है? बायो मतलब लिविंग, लिविंग में मैग्नीफाई होना, मतलब कुछ तो चीज है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैग्नीफाई हो रही है। ओके, राइट। सो यहां पे देखो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस, दैट इज लिपोफिलिक सब्सटेंसेस, और फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस जैसे DDT, जैसे मर्क्यूरी। ये क्या है? ये फैट सोल्यूबल है। अगर फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस अगर है तो दे कैन नॉट बी डाइल्यूटेड, ब्रोकन डाउन और एक्सक्रीटेड इन यूरिन। देखो, जो फैट एक बार बेली के ऊपर आ गया भाई, उसको बॉडी एक्सक्रीट नहीं करती, उसको जमा करते जाती है, करते जाती है, करते जाती है। फैट या फैट सोल्यूबल सब्सटेंस एक्सक्रीट नहीं होते, तो फैट नहीं जाएगा, फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस भी नहीं जाएंगे। तो क्या होगा? ये फैटी टिश्यू में आपके एक्यूमुलेट होते जाएंगे। मतलब मान लो आप, ऐसे तो नहीं होगा DDT, चलो मैं DDT खाता हूं, चलो मैं मर्क्यूरी, ऐसे तो नहीं होगा। आप किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को खाओगे जिसने मर्क्यूरी और DDT कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म को खाया है। अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हो तो उसके बॉडी में से वो भी नहीं निकाल सकता, वो फैट में चला गया तो वो भी एक्सक्रीट नहीं कर सकता, वो आप भी एक्सक्रीट नहीं कर पाओगे। तो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। देखो किस तरीके से। सो प्रीडेटर फीड ऑन अ प्रे एंड कीप एक्यूमुलेटिंग सच सब्सटेंसेस इन अ फैटी टिश्यू। मतलब मान लो कि मैंने, मान लो देखो एक मान लो जू प्लैंकटन है। जू प्लैंकटन मतलब सिंगल सेल्ड नॉन मोटाइल जो फ्लोट कर रहा है वो ऑर्गेनिज्म है। ओके, उस वाटर में मर्क्यूरी है, DDT है। वो जो ऑर्गेनिज्म है जू प्लैंकटन, छोटे छोटे रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक रहते हैं, उन्होंने मर्क्यूरी को खा लिया। हर एक ने एक एक खा लिया। ओके, राइट, ध्यान से सुनो। फिर ये जो 10 जू प्लैंकटन है उसको एक फिश ने खा लिया, तो 10 जू प्लैंकटन का एक फिश में आ गया मर्क्यूरी DDT। ओके, ऐसे 10 फिश को भाई आपने खा लिया, मतलब आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड खा रहे हो। तो जितने फूड चेन में आप ऊपर जाते हो उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको ज्यादा मिलता है, जिसे बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ओके, यहां पे देख लो आप, यहां पे आप देख रहे हो कि वाटर में कम है, पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आपको दिया है DDT का। उसके बाद जू प्लैंकटन में देखो वो बढ़ गया है क्योंकि वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। फिर ऐसे 100 जू प्लैंकटन को मान लो 4 से 5 फिश ने खा लिया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ये एक्सक्रीट नहीं होगा। ओके, ऐसे 4 से 5 फिश को मान लो एक लार्ज फिश ने खा लिया, मतलब 5 छोटे छोटे फिश का मर्क्यूरी DDT एक फिश में आ गया, और ऐसे एक फिश को आपने खा लिया तो आप गए काम से। ओके, तो बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है। यहाँ पे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे दिख रहा है? हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन टॉप कंज्यूमर में हमें दिख रहा है। ओके, राइट। तो ये DDT खाने से होता क्या है यार? DDT इंटरफियर विद द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। DDT इंटरफियर विद द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। DDT यार बर्ड्स में, इवन एनिमल्स में डाइक्लोफेनाक नाम का इंजेक्शन ये बैन कर दिया गया था। ओके, क्योंकि वो भी बायो मैग्निफिकेशन शो करता है, एक बार लगा दिया वो जाता नहीं है, वो भी इस तरीके से इनफर्टिलिटी कर रहा था एनिमल्स में। बहुत ही मतलब पॉपुलर पेन किलर है। तो वो ये देखो, ये भी क्या करता है? फर्टिलिटी के साथ इंटरफेयर करता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करता है, जिसके वजह से एग शेल थिन हो जाते हैं, प्री मैच्योर हैशिंग ऑफ एग होता है और उस पर्टिकुलर बर्ड की पॉपुलेशन कम होने लगेगी। ओके, तो ये बात है भाई, ये हमें ध्यान में रखना है बायो मैग्निफिकेशन। एक बढ़िया सा किस्सा था ऑटोमोबाइल एयर पोल्यूशन का, मैं आपको बताना चाहता था। हमने बात की कि यार ये जो यूरोनॉर्म्स है, राइट, यूरोनॉर्म्स में किसके लिए बताया गया था? मैं थोड़ा हल्का सा डिवेट कर रहा हूँ, एक बार एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। हमने क्या बात की ऑटोमोबाइल एयर पोल्यूशन में कि यूरो नॉर्म्स डिजाइन किया गया यूरोपियन कंट्रीज द्वारा। वहां पे वो बताते कि भाई इतना आपका जो इंजन है ये इस तरीके से होना चाहिए ताकि इतना ही सल्फर वो जो पर्टिकुलर व्हीकल है बाहर भेजे, इतना ही हाइड्रोकार्बन वो बाहर भेजे।
ओके, तो वो इंजन वो डिफाइन करता है यूरो नॉर्म। ओके, और अलग अलग कंपनीज को मैंडेटरी है कि तुमको ऐसे इंजन बनाना है, नहीं तो तुमको परमिशन नहीं देंगे। वोल्क्सवैगन कंपनी के सीईओ ने भाई गड़बड़ी कर दी, उसने झूठ मूठ का बोल दिया, हाँ बोले हाँ हाँ हमारा इंजन ऐसे ही है साहब, बिल्कुल जैसे आपने बताया वैसे ही है। जब बाद में जांच की गई तो पता चला भाई इंजन तुमने हमारे नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है, जितनी गाड़ियां बेची थी उनके पैसे रिटर्न करने पड़े कंज्यूमर को। ओके, बड़ा ही नाम खराब हुआ उस कंपनी का उसकी वजह से। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो मैं भूल गया बताने के लिए। तो हमने बात की वाटर पॉल्यूशन की वजह से अल्गर ब्लूम होता है, वाटर साइथिन, इकोहॉर्निया क्रैसिपस उसके बारे में हमने बात की, हमने बायोमैग्निफिकेशन के बारे में बात की, यूट्रोफिकेशन के बारे में बात की, हमने अल्गर ब्लूम के बारे में बात की, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ओके फॉस्फेट। यहाँ पे हमने बात की बायोमैग्निफिकेशन में मर्क्यूरी की, डीडीटी की, हाँ बी केयरफुल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूट्रोफिकेशन। इट इज द इनरिचमेंट। यूट्रोफिकेशन मतलब क्या, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने बोर्नवीटा खा लिया, आपने न्यूट्रिशन मिल गया आपको, राइट, आप यूट्रोफाइड हो गए। ओके, सो वैसे ही यूट्रोफिकेशन क्या है, इट इज द एनरिचमेंट ऑफ अ वाटर बॉडी विथ न्यूट्रिएंट्स। It is the enrichment of water body with nutrients like nitrate and phosphate leading to the natural aging of a lake. चलो डिटेल में देखते हैं। जब किसी वाटर में नाइट्रोजन फॉस्फेट आ जाता है जिसके वजह से लेक एज हो जाता है, उसका लेक बुढ़ा हो जाता है, मतलब लेक धीरे धीरे लैंड में कन्वर्ट होने लगता है। ओके, तो ये होता है यूट्रोफिकेशन। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में यूट्रोफिकेशन मतलब दैट इज द एनरिचमेंट ऑफ अ वाटर बॉडी विथ अ न्यूट्रिएंट, जिसके वजह से एजिंग ऑफ लेक होगा, मतलब लेक बुढ़ा हो जाएगा, मतलब लेक अब एक सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरीके से, चलो देखते हैं। तो ये देखो, ये है यंग लेक, बिल्कुल नया नया लेक है, यंग है, बिल्कुल सही बात है। वाटर भी कोल्ड है इसका। ओके, न्यूट्रिएंट इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, अब क्या होता है यहाँ पे देखो, अब हम तो इंसान है ना, घटिया स्पीसीज मैं बोल रहा हूँ आपको। अच्छा खासा लेक था, उसमें हम पोल्यूटेंट छोड़ते हैं अभी भाई देखो। ओके, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हम जबरदस्ती नेचुरली नहीं हो रहा है, हम करा रहे हैं उसमें, हम वहाँ पे डाल रहे हैं फॉस्फेट नाइट्रेट डाल रहे हैं हम लोग। ओके, अब क्या होगा, अब भाई आपको तो पता है नाइट्रोजन, आपको नाइट्रोजन मिल गया, फॉस्फेट मिल गया, तो क्या होगा यहाँ पे आगे भी अल्जी, ये सो ड्यू टू न्यूट्रिएंट्स फाइटोप्लैंक्टन, फॉर एग्जांपल अल्जी ग्रोथ। फाइटोप्लैंक्टन मतलब फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक नॉन फ्लैजिलेटेड प्रोटीन, मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ओके, फाइटोप्लैंक्टन, इसको ही जब कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसके पास फ्लैजिला नहीं है वो खा रहा है तो उसको जू प्लैंक्टन कहते हैं। जू मतलब एनिमल, फाइटो मतलब प्लैंट, तो ये फाइटोप्लैंक्टन में आ गया अल्जी, बिल्कुल सही बात है। ओके, और किससे हमने एनसीईआरटी ने यूज किया है वर्ड प्लैंक्टन के बारे में, दोज आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन, ऐसे उस ऑर्गेनिज्म के बारे में एनसीईआरटी ने कहा है। पता अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। चलो, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक यंग लेक था, उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस हमने डालना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पे अल्जी की ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हुई, चारों तरफ अलगल बूम अलगल बूम अलगल बूम। फिर क्या होता है, ये अल्जी मर गई, साइकिल इसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल है। ये मरने के बाद अब इसको डिकम्पोज करने के लिए तो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, ऑर्गेनिज्म आएंगे, एटीपी बनेगा, एटीपी बनेगा, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो अच्छा खासा इंक्रीज होगा। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स भी डेवलप होने लगते हैं, क्योंकि अब वाटर ज़्यादा कोल्ड नहीं रहा, तो अब मेजॉरिटी ऑफ प्लांट इसको टॉलरेट करने लगते हैं। मार्शी रूटेड प्लांट यहाँ पे डेवलप होने लगते हैं। साथ में ही यहाँ पे क्या हो रहा है, विदरिंग ऑफ रॉक हो रहा है, रॉक जो है उसमें उससे मिट्टी बन रही है धीरे धीरे, देखो इस तरीके से। और धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे क्या होता है, ये जो लेक है लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर लॉन रहेगा। ओके, तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है, यूट्रोफिकेशन नेचुरल प्रोसेस है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रॉब्लम है एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन से। मेरी बात सुनो, यूट्रोफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरली चीजें होती हैं, धीरे धीरे होती हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम है एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन के। जो होता है हम उसमें नाइट्रोजन डाल रहे हैं, हम उसमें फॉस्फेट डाल रहे हैं, जिस यूट्रोफिकेशन से मतलब लेक को एज होने में, मतलब उसी लेक का इस तरीके से सॉइल बनने में यार उसको हजारों साल लगने वाले थे, वो आपने कुछ ही सालों में कर दिया। तो हमें प्रॉब्लम है एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन से। बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट बिकम फास्ट, कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड एंड कल्चरल यूट्रोफिकेशन। क्लियर बात है? ओके, तो
ये तो हमने बात कर ली वाटर पोल्यूशन के बारे में, जहाँ पे हमने बात की अल्गल ब्लूम की, वाटर साइथिन की, हमने बात की एबीसी जोन के बारे में, हमने बात की बायोमैग्निफिकेशन के बारे में, हमने यूट्रोफिकेशन के बारे में बात की। साथ में अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने कहा था कि भाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू आप सस्पेंडेड पार्टिकल्स को निकाल सकते हो, सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन के थ्रू। मैंने आपको बताया कि आप डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर सकते हो थ्रू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। फिर हमने देखा था उसी पर्टिकुलर पेज पे कि भाई किसी भी सीवेज जो है उसमें से नाइट्रेट, फॉस्फेट इसको निकालना डिफिकल्ट है, हेवी मेटल्स को निकालना डिफिकल्ट है। तो ये जो इनको कैसे निकाले, तो अपने पास बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी है, डिजाइन की गई है, डिजाइन बाय हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी। वॉन हम्बोल्ट नाम सुना है कहीं पे, बड़ा ही योगदान है उनका इकोलॉजी में, उनकी बहुत ही बेहतरीन स्टोरी में आपको सुनाने जा रहा है जब हम बात करेंगे इकोलॉजी के बारे में, तब उस पर्टिकुलर चैप्टर इकोसिस्टम के बारे में। ओके, तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, हमें क्या निकालना है, हेवी मेटल्स को निकालना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं निकाल सकते, तो हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी ने वहाँ के लोगों के साथ एक बढ़िया सा प्लान बनाया। देखो सीवेज वेस्ट वाटर को भाई सबसे पहले तो आप क्या करो, प्राइमरी ट्रीटमेंट करो, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स को निकाल दो, ऑर्गेनिक मैटर है उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के थ्रू मतलब ऑर्गेनिज्म उसमें डाल के आप ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर लो। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, अब होता क्या है, अब उसी वाटर को आप क्या करो, 6 मार्शेस से उस वाटर को पास किया गया इनके प्रोजेक्ट में। ओके, तो इस तरीके से आप दिख रहे हो ना, और जो लाइन से मतलब 6 मार्शेस से कुछ प्लांट्स लगाए गए। ओके राइट, इसमें क्या था, उस मार्शेस में मतलब वाटर बॉडी थी, उसमें क्या था, अल्जी थे, फंजाई थे, बैक्टीरिया थे, जो हमें चाहिए जो अच्छे हैं वो उसमें डाले गए, और ऐसे 6 मार्शेस से वो जो सीवेज वाटर है उसको पास किया गया। तो ये क्या करते हैं, कुछ हमने हैंड पिक किए, कुछ अल्जी, कुछ फंजाई, कुछ बैक्टीरिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हेवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर फ्लोज थ्रू द मार्शेस, मार्शी मतलब समझ में आ गया ना, वाटर है उसमें मार्शी प्लांट्स है, अल्जी है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, इट गेट्स प्यूरिफाइड नेचुरली। ओके, तो यहाँ पे ये बात हो रही है। और फ्रेंड्स ऑफ अर्केटा मार्श FOAM, भाई इनके मदद से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया, ये बात हो रही है। चीज समझ में आ गई आपको, तो हेवी मेटल्स को भी रिमूव किया गया। तो आपको ये आता है हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी का, जो भाई बताओ उन्होंने किसको कंट्रोल करने के लिए अपना प्रोजेक्ट डिजाइन किया, वाटर पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को, कौन से पोल्यूशन को, तो भाई वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किससे कंट्रोल कर पाए, वो हेवी मेटल्स को कंट्रोल कर पाए। ऐसे वो देखो आपको दिख रहा है हम्बोल्ट साहब वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं लाइब्रेरी में, ये डिजाइन, ये डायग्राम उन्होंने खुद बनाई है। तो यहाँ पे बात वो भी कर ली अपन ने। अब बात करते हैं इकोसैन टॉयलेट। इको मतलब इकोसिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करने वाला सैनिटेशन टॉयलेट। अब ये क्या होता है यार, इकोसैन मतलब क्या, इकोलॉजिकल सैनिटेशन, इट इज अ ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट। देखो होता क्या है यार, ह्यूमन एक्सक्रीटा, जब टॉयलेट में यार ह्यूमन एक्सक्रीटा को हम डिस्पोज कर देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, उसमें एक्सक्रीटा है उसको रीयूज नहीं कर सकते, वो बड़ा ही अच्छा फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो। तो ये मोटिव है इकोसैन टॉयलेट का। मैंने कहा कि टॉयलेट में पानी के साथ एक्सक्रीटा को रोज डंप किया जाता है, उस एक्सक्रीटा को यूज नहीं कर सकते, उसको यूज करने के लिए बेटा, उसको यूज करने के लिए इकोसैन टॉयलेट को डिजाइन किया गया। अब ये चीज क्या होती है इकोसैन टॉयलेट, करंट प्रॉब्लम क्या है, देखो करंट प्रॉब्लम है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट ह्यूमन एक्सक्रीटा। सही बात है, ओके, इतना ज्यादा पानी लग जाता है, उसके बाद भी ह्यूमन एक्सक्रीटा को हम रीयूज नहीं कर सकते, गंदगी है। ओके, तो यहाँ पे इकोसैन टॉयलेट का डिजाइन किया गया। हमारा एम था कि रीयूज करना ह्यूमन एक्सक्रीटा को फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। श्रीलंका, इंडिया ने केरल साइड में इसको एडॉप्ट किया कि भाई हाँ ये अच्छी बात है, श्रीलंका, केरला ने, नाम याद रखना कंट्रीज के। एडवांटेज क्या है, यहाँ पे वाटर भी कम लग जाता है और एक कॉस्ट इफेक्टिव भी है। चलो देखते हैं ये इकोसैन टॉयलेट एग्जैक्टली है क्या। आपको दिख रहा है बीच में एक बड़ा सा होल है, आगे साइड में एक छोटा सा होल है, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में भी छोटा सा होल है। तो ये जो बिग होल है उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा को डंप करना है, मतलब उसके ऊपर बैठाना है। ओके, आगे का होल आपको दिख रहा है जहां से यूरिन सेपरेट की जाएगी। ओके, और वॉश जो है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा वो उस बड़े होल में नहीं करना है, उसके लिए थोड़ा पीछे आ जाना, पीछे के होल में जाके वॉश करना है। तो बेसिकली ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसमें हम कोई भी वाटर नहीं डाल रहे हैं। देखो ये आपको 2 चेंबर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये दोनों के ऊपर ये सीट लगाई जाती है। ओके,
दो लगाई जाती हैं। देखते हैं वो भी क्यों, हम वो भी देखते हैं। तो होता क्या है, ये देखो 2 सीट लगा दी। ओके, अब यहाँ पे इस तरीके से इन छोटे छोटे टॉयलेट्स को डिज़ाइन किया जाता है। ओके, अब इसको हमने निकाल दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको निकालने के बाद ये देखो, ये भाई साहब यहाँ पे बैठ गए, वो यूरिन पास कर रहे हैं। ओके, यूरिन पास की तो देखो ये येलो कलर की ट्यूब से यूरिन बाहर चले गई, उस कंटेनर में नहीं गई, नीचे नहीं गई। ओके, नीचे तो क्या जाएगा, नीचे सिर्फ ह्यूमन एक्सक्रीटा जाएगा उस पर्टिकुलर कंटेनर में। नीचे में बात करो, नीचे का जो कंपार्टमेंट है। ओके, तो बेसिकली हमने क्या किया, वहां पे ह्यूमन एक्सक्रीटा को डाल दिया। उसके ऊपर क्या करते हैं, राख डाल देते हैं। मतलब जब आप ऊड़ को जलाते हो तो राख मिल जाती है आपको, ऐश मिल जाती है, उसको उसके ऊपर डाल देते हैं ताकि स्मेल ना आए। फिर उसको कवर कर देना है। ऐसे जब ये पहला कंपार्टमेंट फुल हो जाएगा तो फिर आप सेकंड कंपार्टमेंट को यूज करना शुरू करोगे। ओके, और फिर इसको टाइम देना पड़ेगा, फिर इसका डिकम्पोजिशन होगा और इसमें कोई भी स्मेल नहीं आता है, आप उसको यूज कर सकते हो। ये चीज है। ओके, सो व्हाट इज समरी। अब तक हमने क्या देखा, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में इंट्रोड्यूस किया गया। 0.1% इंप्योरिटी भी अगर वाटर में है तो भाई गड़बड़ी, आप इसको नहीं यूज कर सकते। वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट क्या क्या है भाई, डिजॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है। जोन ABC के बारे में बात की, अल्गल ब्लूम के बारे में बात की, भाई नाइट्रोजन फॉस्फोरस आ गया, चलो उसको खाते हैं, अल्गल ब्लूम बढ़ गया, है ना। बायो मैग्निफिकेशन, DDT मर्क्यूरी के बारे में हमने बात की, बेटा यहाँ पे MCQ बनेगा DDT मर्क्यूरी के बारे में। एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन ये अपना प्रॉब्लम है, यूट्रोफिकेशन अपना प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन प्रॉब्लम है अपना। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के हमने बात की, हमने हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी की केस स्टडी के बारे में बात की, हमने इकोसैन टॉयलेट के बारे में बात की। यहाँ पे हम अपना MCQ देख रहे हैं, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन। आपके सामने MCQ है, आई विल काउंट 3, 2, 1। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, किसका, ओशन का, लेक एंड पॉन्ड्स का। मैंने कहा है फ्रेश वाटर बॉडी भाई बहुत ही गरीब है, उसके पास है नहीं कुछ मिनरल्स, आपने डाल दिए मतलब यूट्रोफिकेशन हो गया। ओके, अ लेक विच इज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन, बताओ क्या होगा अगर इस एक लेक है उसमें आपने ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया तो क्या होगा। चलो बताओ जल्दी जल्दी, 3, 2, 1, चलो बताओ क्या होगा। यस, जैसे आपने ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया तो ऑर्गेनिक मैटर को उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको खाने के लिए ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, ऑक्सीजन को यूज करेंगे, उसका ब्रेकडाउन करना ऑर्गेनिक मैटर का, उसमें जो ग्लूकोज उसको खाना है बाद में भाई, तो ऑक्सीजन को तो यूज करना पड़ेगा कंप्लीट ब्रेकडाउन करने के लिए। तो वैसे ऑर्गेनिज्म कंप्लीट ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, फिश की मोर्टेलिटी होगी। सो अ लेक विच इज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट, तो भाई उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होता है और फिश की डेथ होने लगती है। हाईएस्ट DDT कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वेटिक फूड चेन शैल ऑकर इन, हाई DDT कॉन्सेंट्रेशन, जितना फूड चेन में ऊपर जाओगे, ऊपर जाने वाला वो ऑर्गेनिज्म में कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड खा रहा है वो उस पर्टिकुलर DDT या मर्क्यूरी को, लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस को। तो जितना ज्यादा ट्रॉफिक लेवल हायर उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। मतलब सीगल एक बर्ड है जो फिश को खाता है, तो भाई सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड खा रहा है। यूट्रोफिकेशन इज ऑफन सीन इन, देखो MCQ आके गया है, बताओ किस में होगा, 3, 2, 1, क्या है, फ्रेश वाटर लेक्स में बेटा। ओके, DDT रेसिड्यू आर रैपिडली पास थ्रू फूड चेन कॉजिंग बायोमैग्निफिकेशन, बिकॉज DDT मर्क्यूरी बायोमैग्निफिकेशन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि वो लिपिड सोल्यूबल है, आपके फैट में जाके बैठ जाएंगे, आप उसको एक्सक्रीट नहीं कर सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक बार गया कि गया भाई साहब, लिपिड सोल्यूबल है वो, बायोमैग्निफिकेशन शो करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन बायो इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आपको मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे दिए में से कौन सा ऑर्गेनिज्म ये बायो इंडिकेटर नहीं है। तो जो स्टोन फ्लाई है, स्टोन फ्लाई मतलब एक्वेटिक इंसेक्ट है, नाम स्टोन फ्लाई है, आपके घर में जैसे फ्लाई दिखते हैं ऐसे फ्लाई नहीं है, एक एक्वेटिक इंसेक्ट है। इसको इसकी ऑक्सीजन को लेके बड़े ही इसके नखरे, इसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर कोई वाटर पोल्यूटेड है तो उसमें ये आपको नहीं दिखाई देगा। इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बायो इंडिकेटर। बायो इंडिकेटर मतलब क्या कि भाई बाकी के 3 ऑर्गेनिज्म आपको दिख गए तो आप कहोगे कि ये वाटर पोल्यूटेड है, इसका कैन नॉट भी, हम उसको बायो इंडिकेटर कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि वाटर पोल्यूटेड अगर है तो उसमें तो वो आपको दिखेगा ही नहीं। प्रीवियस ईयर का MCQ था, सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूं। अ स्पीशीज दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑर्नामेंटेशन बट हैज बिकम अ ट्रबलसम वीड इन इंडिया, एक स्पीसीज है जो वीड बन गई, उसको हमें लगा ये तो अच्छी है, ओके, हर अच्छी खूबसूरत चीज
ये भाई सही नहीं होती। कोई तो है जो हॉर्न बजाते हुए पूरे टेरर में, पूरे बंगाल में टेरर फैला रहा था, वो था इकोहॉर्निया क्रैसिपस। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम सॉलिड वेस्ट के बारे में। सो व्हाट इज सॉलिड वेस्ट? एनीथिंग दैट गोज इनटू द ट्रैश। डस्टबिन में जो भी आप डालते हो भाई वो सॉलिड वेस्ट है, मतलब जो भी सॉलिड आपने डाल दिया भाई वो एक सॉलिड वेस्ट है। एनीथिंग दैट गो इनटू द ट्रैश रेफर टू द सॉलिड वेस्ट। फॉर एग्जांपल पेपर डाल दिया आपने, कोई फूड डाल दिया, छिलका डाल दिया, है ना, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, कुछ भी आप डाल दो डस्टबिन में, वो जो भी आपने डाला वो क्या है, वो एक वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है। ओके, हाउ वी ट्रीट अ सॉलिड वेस्ट। देखो अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने बात की है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का जो कचरे वाला आता है, मतलब वन कचरा क्लीनर जो कलेक्ट करने के लिए आता है, उसको किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट उसे कहते हैं। ओके, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं एनसीईआरटी ने। एक को कहा गया है बर्निंग। बर्निंग मतलब क्या, आप जो कचरा आ गया, आप नहीं मतलब कॉर्पोरेशन उसको जला दे। जलाने के भाई एडवांटेज तो ये है कि भाई वॉल्यूम आपका कम हो गया, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि वो कंप्लीटली नहीं जल पाता इतना सारा कचरा, एंड इट बिकम द साइट फॉर द रैट्स एंड रोडेंट्स। इनकम्प्लीट बर्निंग लीड्स टू द ब्रीडिंग साइट्स फॉर द रैट्स। तो ये प्रॉब्लम हो गया, बर्निंग से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। सैनिटरी लैंडफिल भी एक ऑप्शन है। सैनिटरी लैंडफिल मतलब ये जमीन में बड़े बड़े गड्ढे करना है, ओके, एक्सकेवेटर लेके, और उसमें अपना जो है वे वेस्ट डाल देना है इस तरीके से। ओके, फिर उसके ऊपर क्या करोगे आप, एक लेयर बना दोगे मिट्टी की। ओके, फिर उसके ऊपर नेक्स्ट डे और डाल दोगे और एक फिर से मिट्टी की लेयर, रोज लाते जाओगे वेस्ट, उसके ऊपर करते जाओगे। इसका एडवांटेज ये है कि भाई स्मेल नहीं आएगा, ओके, क्योंकि आपने उसको मिट्टी से कवर कर दिया है। रैट्स का भी प्रॉब्लम कम हो जाएगा क्योंकि ओपनली अवेलेबल नहीं है, ओके। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, ऐसे कितने गड्ढे करोगे सिटी में यार, रहने के लिए जगह नहीं है, कचरे के लिए कैसे रहेगी। तो लिमिटेड स्पेस है। और क्या है, केमिकल सिपेज। ये जो यहाँ पे हम डाल रहे हैं सब कुछ वेस्ट, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो लैंड में चले जाएंगे, तो दैट इज केमिकल सिपेज, डेंजर ऑफ सिपेज ऑफ केमिकल्स, ये प्रॉब्लम है आपका। ओके राइट। तो इन वेस्ट को एनसीईआरटी कहते हैं कि भाई 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि अच्छा वेस्ट है यार, ओके, लैंड फिलिंग में हम इसको डाल सकते हैं, उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। रिसाइक्लेबल वेस्ट अगर है तो भाई आप उसको रिसाइकल कर लो, ओके। प्रॉब्लम कौन किसका है, जो भाई जिसको बायोडिग्रेडेशन भी जिसका पॉसिबल नहीं है, जिसको अब यूज भी नहीं कर सकते कि वो भाई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ऐसे एनसीईआरटी ने कहा है। अब बात तो पहले होगी म्यूनिसिपल वेस्ट की। अब एनसीईआरटी कहते हैं कि भाई हॉस्पिटल से बड़ा क्वांटिटी में वेस्ट जनरेट होता है, और इसमें तो नीडल्स रहते हैं जिसमें पैथोजन रहेगा, क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन को हम यूज कर रहे हैं, तो उस नीडल में कुछ बैक्टीरिया रहेंगे लगे हुए, बिल्कुल सही बात है। सो पैथोजेनिक वेस्ट रहता है। डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है हॉस्पिटल का, भाई उसका भी बड़ा प्रॉब्लम है, उसको कहाँ पे फेंके जो बच गया वो, है ना। तो इनमें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो अब इसको ठीक तरीके से इसको ठिकाने में लगाना है, जो लाश को ठिकाने लगाते हैं ना, तो यहाँ पे इसको ठिकाने लगाना है। तो भाई हॉस्पिटल्स में होते हैं इंसिनरेटर। इंसिनरेटर मतलब क्या है, इस तरीके से वो कंटेनर रहता है जिसमें एक बड़ी ही मतलब हाई टेम्परेचर पे उस चीज को जला दिया जाता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंसिनरेटर, ये आपको पता ही होना चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे जब आप एमबीबीएस में आओगे तो अब आपको हॉस्पिटल वेस्ट की कैटेगरीज पढ़ाई जाएगी, फिर हर एक कैटेगरी को किस तरीके से आपको ठिकाने पे लगाना है वो पढ़ाया जाएगा। इसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। एक बड़ा डिपार्टमेंट होता है किसी भी हॉस्पिटल का, क्योंकि बड़े मात्रा में वेस्ट जनरेट होता है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे कि आपके मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, भाई ये भी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ई वेस्ट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बिल्कुल सही बात है। हाफ ऑफ द वेस्ट, अब जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसमें से हाफ ऑफ द वेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को, जैसे इंडिया, जैसे चाइना, पाकिस्तान को भेज दिया जाता है। यहाँ पे कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकेल, गोल्ड रिकवर्ड किए जाते हैं और उसको रिसाइकल किया जाता है। तो ई वेस्ट का भी आप इंसिनरेशन कर सकते हो, लेकिन द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द ई वेस्ट इज रिसाइकलिंग। तो बेटा हॉस्पिटल वेस्ट इंसिनरेटर, आपका ई वेस्ट रिसाइकलिंग। अब एक कल की ही न्यूज़ थी जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज ने कहा है कि यार बहुत सोना निकल रहा है इस मोबाइल्स में, इसको हम ही रिसाइकल
करेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी केस स्टडी दी है हमने। एक केस स्टडी एयर पोल्यूशन के बारे में बात की, हमने एक केस स्टडी वाटर पोल्यूशन हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात की। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट से रिगार्डेड, प्लास्टिक वेस्ट से रिगार्डेड एक केस स्टडी की। एक बड़े ही जेंटलमैन है अहमद खान फ्रॉम द बेंगलोर। उन्होंने पॉली ब्लेंड बनाया। पॉली ब्लेंड मतलब क्या, उनको ये दिखा कि भाई बड़ा ही प्लास्टिक हमारे आजू बाजू में है भाई, जिसका हम डिग्रेडेशन भी नहीं कर पा रहे, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, उसी प्लास्टिक को ट्रीट करके उसका फाइन पाउडर बनाया, जिसको नाम दिया पॉली ब्लेंड। पॉली ब्लेंड इज अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट। हर एक प्लास्टिक नहीं, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट को उन्होंने बिल्कुल ऐसी मशीन बनाई, उसको ट्रीट किया और उसका फाइन पाउडर बना दिया, नाम दिया पॉलीब्लेंड। इसी पॉलीब्लेंड को मिक्स कर दिया बिटुमेन के साथ, जो कि एक चारकोल है बिटुमेन। ओके, सो बिटुमेन और पॉलीब्लेंड को मिक्स किया और इसको उन्होंने अहमद खान ने यूज किया रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए। अब ये तो प्लास्टिक है तो वाटर रिपेलेंट इसकी एबिलिटी अच्छी है, तो रोड की जो वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई और रोड लाइफ भाई यहाँ पे बढ़िया हो गई। तो देखो अहमद खान ने कितना बढ़िया काम किया है ना। इससे बड़ा काम करो यार, आप भी पता चला, मतलब मुझे कितना प्राउड फील होगा कि देखो मैं आपके बारे में मेरे बाकी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। तो अहमद खान भाई ये बड़े ही जेंटलमैन थे। इन्होंने क्या डिजाइन किया, पॉलीब्लेंड। क्या है पॉलीब्लेंड, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट का फाइन पाउडर। किसके साथ मिक्स किया, बिटुमेन के साथ मिक्स कर दिया इन्होंने। किसके लिए यूज किया, रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये तो अच्छी बात हो गई यार। अब एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमें तो ये पता चल गया कि भाई वेस्ट का बड़ा प्रॉब्लम जा रहा है। तो एक जेंटलमैन और थे रमेश चंद्र डागर, इन्होंने इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ पे हमें एक मॉडल, अच्छा खासा मॉडल इन्होंने यहाँ पे दिया। इनका कहना कि भाई आप फार्मिंग करो, मतलब आप क्रॉप्स ग्रो करो। क्रॉप ग्रो करोगे तो आपके पास कैटल होगी, तो उसी फार्म में आप कैटल को भी यूज कर लो। मतलब देखो क्या कर रहे हो, फार्मिंग भी कर रहे हो, फिर डेयरी फार्मिंग भी कर रहे हो, है ना। कैटल का जो एक्सक्रीटा आएगा भाई, उससे कंपोस्ट बना लो, आप कंपोस्ट बना लो। इन्होंने वेस्ट हार्वेस्टिंग भी किया, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग भी किया, मतलब जो पानी आता है रेन में से उसको भी उन्होंने सेव कर लिया। ओके, सेव कर लिया। साथ में इन्होंने बी कीपिंग भी किया। बी कीपिंग क्या है, पॉलिनेटर है, तो इन्होंने बी कीपिंग भी किया। उससे अच्छा पॉलिनेशन हुआ तो क्रॉप अच्छे से बने, उनको अच्छे से प्रोडक्शन आया। उसी क्रॉप को इन्होंने खाने के लिए दिया भाई कैटल्स को, तो भाई इनका डेयरी फार्मिंग भी अच्छा चलने लगा। कैटल्स से इनको एक्सक्रीटा मिला, इन्होंने कंपोस्टिंग कर लिया, इन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग कर लिया। और इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, एक प्रोसेस का वेस्ट दूसरे प्रोसेस में इन्होंने यूज कर लिया। ओके, वेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट इज इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्रोसेस आर साइकल्ड इन एज अ न्यूट्रिएंट फॉर द अदर प्रोसेस। तो कहीं भी आप वेस्ट क्रिएट ही नहीं कर रहे हो, है ना। इट अलाउज द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ अ प्रोडक्शन। किसने किया, रमेश चंद्र डागर। तो आपको ये पूछा जा सकता है, बताओ भाई रमेश चंद्र डागर ने किसके बारे में बात की, क्या उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की? आप कहोगे नहीं, वो तो बात अहमद खान ने की। रमेश चंद्र डागर साहब ने तो भाई इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात की। आपको पूछा जाएगा कि हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी ने किसके रिगार्डिंग भाई किस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने काम किया? आप कहोगे उन्होंने तो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम किया। आपको एग्जाम में पूछेगा क्यों, आप कहोगे कि हेवी मेटल्स को निकालना बहुत डिफिकल्ट था ना, तो हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी ने 6 मार्च से वाटर को पास किया था। तो इस तरीके से केस स्टडीज के ऊपर एमसीक्यू बनते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट, यूज ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल था भाई, हमें शुरुआत में लगा ये तो बढ़िया फ्यूल है भाई, है ना, इसको तो आप मस्त एनर्जी आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, एनर्जी को आप यूज कर सकते हो। लेकिन इसके दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है एक्सीडेंटल लीकेज, जैसे कि 3 माइल आइलैंड और चेरनोबिल आइलैंड में हुआ था। चेरनोबिल इंसिडेंट्स, नॉट आइलैंड। सो 3 माइल आइलैंड, चेरनोबिल इंसिडेंट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज। चेरनोबिल आपको पता होगा यूक्रेन में अब चल रहा है, वहां पे रेडियो एक्टिव क्या हुआ था, वे मटेरियल का एक्सीडेंटल लीकेज हुआ, कई लोग उसमें अफेक्ट हो गए, बहुत डेंजरस है। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल अच्छा तो है, लेकिन उसके दो मेजर प्रॉब्लम, वन इज द एक्सीडेंटल लीकेज और दूसरा
जो है उसका प्रॉब्लम वो है कि उसको आप डिस्पोज कैसे करोगे। एक एमसीक्यू यहाँ पे बनता है कि बहुत से बच्चों को लगता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी वो भी रेडियो एक्टिव वे मतलब मटेरियल के लीक होने से हुई, नहीं, वो मिथिल आइसोसाइनेट था, उसके लीक होने से वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसका रेडियो एक्टिव मटेरियल का कोई लेना देना नहीं है। सेफ डिस्पोजेबल ये प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम, एक्सीडेंटल लीकेज एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये दो मेन प्रॉब्लम है रेडियो एक्टिव मटेरियल को अगर आप यूज करोगे तो। हेल्थ हजार्ड क्या है? कैंसर। रेडियो एक्टिव मटेरियल आपको डीएनए में बदलाव कर देता है, डीएनए में बदलाव मतलब म्यूटेशन मतलब कैंसर, कैंसर होता है उससे। डिस्पोजल कैसे करेंगे? नीट 2021 का एमसीक्यू, डिस्पोजल कैसे करोगे आप? कंटेनर में डाल दोगे इसको और एक बड़े बड़े रॉक के साथ बड़ा, पहले तो 500 मीटर का गड्ढा करोगे, आधा किलोमीटर का, ओके, जहां पे रॉक्स है, ओके, फिर आप रेडियो एक्टिव वेस्ट लोगे, उसको एक कंटेनर में डालोगे, उस कंटेनर को उन रॉक्स के बीच में रखोगे, ओके, इस तरीके से इसको डिस्पोज करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सुटेबली शील्टेड कंटेनर बरीड विद इन द रॉक्स, अबाउट 500 मीटर डीप बिलो द अर्थ सरफेस, ये बात है भाई, तो ध्यान से देखना है। चलो एमसीक्यू आगे अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट? ओके, रिसेंट एमसीक्यू है, आपके ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे है। 3, 2, 1, हो सके आंसर देने की कोशिश करना बेटा, गलत हुआ तो चलता है। क्या करोगे? विद इन द रॉक्स, बरी विद इन द रॉक, ऑप्शन ए इज द आंसर। बरिंग द रेडियो एक्टिव वेस्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मेनी पीपल। एनसीईआरटी ने पूछा ऐसा क्यों होता है बेटा कि रेडियो एक्टिव वेस्ट को जमीन के अंदर डाला जाता है, फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं इधर मत करना, उधर जाए उधर जाए, उधर इधर हमारे इधर मत, उसको बरी करो तुम, है ना। तो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बिकॉज 3, 2, 1, दिमाग लगाओ, बिकॉज देर आर चांसेस ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, ओके, राइट। इवेंचुअली द ओनली सोल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट प्रोवाइडेड इट इज कैरिड आउट इन एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर इज, ई वेस्ट का सबसे बड़ा किस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हो, डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, 3, 2, 1, रिसाइकल करके बेटा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, नीट 19 पॉलीबेंड, अ फाइन पाउडर ऑफ अ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक हैज प्रूव्ड टू बी गुड मटेरियल फॉर, बताओ, है ना। पॉलीबेंड किसके लिए यूज किया हमने? क्या एज अ फर्टिलाइजर यूज किया? नहीं बेटा, 3, 2, 1, रोड के लिए यूज किया है। ओके, चलो ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना। चलो देखो होता क्या है कि इस तरीके से ग्रीन हाउस आपने देखे होंगे, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन हाउस के पैनल्स रहते हैं, वहाँ पे सनलाइट एंटर करता है, सनलाइट एंटर करने के बाद सनलाइट ग्राउंड सरफेस को हीट करेगा, सनलाइट की वेवलेंथ अब चेंज हो जाती है, वो हो जाती है इंफ्रारेड वेवलेंथ उसकी, उस लाइट को अब हम इंफ्रारेड वेवलेंथ, इंफ्रारेड लाइट कहते हैं, इंफ्रारेड मतलब हीट लाइट। अब उसकी वेवलेंथ चेंज हो गई, अब वो बाहर नहीं जा सकती, अब वो लाइट बाहर नहीं जा सकती, मतलब हीट बाहर नहीं जा सकती। इस तरीके से ग्रीन हाउस में हीट को मेंटेन किया जाता है, वहाँ पे ऐसे कुछ क्रॉप्स, ऐसे कुछ प्लांट्स मतलब ग्रो किए जाते हैं जिनको भाई थोड़ा अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए ग्रो होने के लिए, ताकि ग्रो हो, बाहर ठंडी के मौसम में तो वो नहीं तो जिंदा नहीं बच पाएंगे, तो उनको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाता है। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ग्रीन हाउस एक ग्लास का पैनल है जहाँ पे सनलाइट आया, उसने सरफेस को हिट किया, ग्राउंड सरफेस को, ज़मीन को, उसकी वेवलेंथ चेंज हो गई वेवलेंथ। अब जो वेवलेंथ चेंज हुई उसको मैं कहता हूँ इंफ्रारेड वेव, दैट इज हीट वेव। अब ये बाहर नहीं जा सकती। बिल्कुल ये सेम फिनोमिनन आपको कार में भी दिखाई देता है। आप कार लगा दो, गर्मी में कितनी ज़्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि लाइट अंदर तो आई लेकिन बाहर नहीं जा सकती। ये जो इफेक्ट है इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, मतलब ग्रीन हाउस में ये चीज़ होती है। फिर इसका ही एग्जांपल हमें हमारे एनवायरनमेंट में दिखता है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कह रहे हैं। तो ध्यान से सुनो, ग्रीन हाउस गैस पैनल लेट द लाइट इन बट डज नॉट अलाउ द हीट टू एक्सेप्ट। भाई हीट बाहर नहीं जा सकती, मतलब हीट को ट्रैप कर लिया। इट इज यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। विंटर में ठंडा मौसम है भाई, तो हम इसको यूज करेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये देखो, ये लाइट अंदर गया लेकिन लाइट बाहर नहीं जा पा रहा है। देखो वही के वही वो घूम रहा है। लाइट अंदर आया, बिल्कुल सही बात है, जमीन को हीट किया, ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन नहीं जा पा रहा है। वो क्या करेगा, अब वही के वही वो घूमते रहेगा, मतलब हीट को ट्रैप कर लिया आपने। सिमिलर एनालॉजी आपको कार में भी दिखाई देती है। ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं यही फिनोमेना हमें एटमॉस्फेयर में किस तरीके से दिखता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये जो फिनोमिनन है भाई, ये प्रॉब्लम नहीं है अपना,
जैसे यूट्रोफिकेशन प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। ग्रीन हाउस इफेक्ट अपना प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अच्छा है, लेकिन ज्यादा होना वो अपने लिए प्रॉब्लम है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ज्यादा होता है तो क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ये हमारे पास अर्थ है और यहाँ पे मुझे दिख रहा है एटमॉस्फेयर मतलब क्लाउड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, ये देखो सन से लाइट आ गई। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, 25% लाइट तो यहाँ पे क्लाउड एब्जॉर्ब कर देता है और 25% रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब 50% हो गया, और बची हुई 50% अर्थ के पास आती है। देखो आप देख रहे हो आपके सामने जो लाइट है, क्या हुआ कि कुछ तो लाइट क्रॉस नहीं कर पा रही है, मतलब एटमॉस्फेयर ने, क्लाउड ने उसको एब्जॉर्ब कर दिया। कितना, 25%, 1/4 बताए एनसीईआरटी ने। कुछ क्लाउड ने रिफ्लेक्ट कर दिया, कितना, 25%। ये देखो बचा हुआ 50% जो है, 25 25 50 हो गया, अब बचा हुआ 50 अर्थ के पास आ रहा है, आपको दिख रहा है। अब क्या होता है, अब क्या होता है, ये जो अर्थ है बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगी। 25% लाइट क्लाउड ने एब्जॉर्ब कर दिया, अराउंड 25% जो है रिफ्लेक्ट कर दिया, 50% अर्थ के पास आ गया। अब क्या होता है, अब यहाँ पे होते कुछ ग्रीन हाउस गैसेस जो क्या करते हैं, ये जो लाइट है जिसने अर्थ को हीट कर दिया, अब ये लाइट को वो बाहर नहीं जाने देते, जैसे ग्रीन हाउस में हो रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से फिनोमिना यहाँ पे हमें दिख रहा है। इसलिए इन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। मेरा कहना ये है कि अर्थ के ऊपर लाइट आया, ओके, अब ये जो हीट वेव है ये बाहर नहीं जा पा रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे गैसेस है जो जिन्होंने इसको ट्रैप कर लिया। जैसे ग्रीन हाउस में जो लाइट का पैनल है वो ट्रैप कर लेता है, तो इन गैसेस को मैं ग्रीन हाउस गैसेस कह रहा हूं। अर्थ सरफेस रीएमिट्स द हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रहा है, देखो ग्रीन हाउस गैसेस वो जो इंफ्रारेड उसको फिर से नीचे ढकेल रहा, बोले कि हीट तुझे मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। ग्रीन हाउस गैस रेडिएट्स द हीट टू द अर्थ सरफेस। The cycle is repeated many times। यहाँ पे आपको दिख रहा है साइकिल यहाँ पे रिपीट होने लगेगी। ये देखो नीचे आया और फिर से ऊपर जाता है, तो उसको वो फिर से ट्रैप कर लिया है हीट को। साइकिल बहुत बार यहाँ पे रिपीट होती है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इससे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको समझ में आ गया। देखो आपको इतना समझना है, अर्थ से लाइट आया, लाइट को कुछ जो क्लाउड था उसने एब्जॉर्ब कर लिया, अर्थ सोलर रेडिएशन को, 25% को रिफ्लेक्ट कर लिया, बचा 50% अर्थ के पास आया। अर्थ के ऊपर वो बिल्कुल इस तरीके से बाउंस हुआ। अब चेंज हो गया इंफ्रारेड लाइट, हीट वेव आ गई। हीट वेव बाहर नहीं जा सकती क्योंकि एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस है, मतलब कुछ ऐसे गैसेस जो हीट को ट्रैप करते हैं, जैसे ग्रीन हाउस में लाइट ट्रैप कर रहा था। मतलब लाइट के पैनल थे ना, ग्लास के पैनल, वो ट्रैप कर रहे थे, ग्लास के पैनल हीट को ट्रैप करते हैं। यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस उसको लाइट हीट को ट्रैप कर रहे हैं। इस फिनोमिनन को मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कह रहा हूँ। ये ग्रीन हाउस गैसेस मतलब क्या है यार, ग्रीन हाउस गैसेस में हमारे पास है सबसे मेजर क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट इज द मीथेन 20%। इनके जो प्रोपोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। 60% कार्बन डाइऑक्साइड द मेजर ग्रीन हाउस गैस, 20% इज द मीथेन, थर्ड नंबर पे है CFC, फोर्थ नंबर पे है N2O। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके 1000 बार आ चुके होंगे इसके ऊपर MCQ। आपके रूम में ये लगा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा CO2 परसेंट के साथ 60%, मीथेन 20%, फिर आता है CFC 14% और बचा हुआ 6% N2O। ये चीज़ क्लियर होगी। ओके, मीथेन हो गया, CFC हो गया और बाद में हमारा N2O हो चुका है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इस बार CO2। किस तरीके से याद रखो, ये जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस में कौन रहता है, मिथुन रहता है, मीथेन रहता है, जो बैठे बैठे क्या कर रहा है, CO2 को रिलीज कर रहा है, और उसके घर में एक रेफ्रिजरेटर है जिससे वो CFC को भी रिलीज कर रहा है। फिर N2O बच गया अपना। तो इतना याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ग्रीन हाउस में कौन रहता है, मिथुन, दैट इज मीथेन। मिथुन क्या कर रहा है, बैठे बैठे CO2 को रिलीज कर रहा है, ओके, और CFC को भी रिलीज कर रहा है। सो मीथेन, CO2, CFC, N2O ग्रीन हाउस गैसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएटिवली एक्टिव गैस कंट्रीब्यूट्स टू द लिस्ट इन द ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, इन गैस में से कौन सा भाई लिस्ट कंट्रीब्यूशन कर रहा है, बताओ। सबसे ज्यादा CO2, मीथेन, CFC, देने N2O। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ग्रीन हाउस इफेक्ट बेनिफिशियल। क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रॉब्लमेटिक है यार, इसने हीट को ट्रैप कर लिया, हीट को ट्रैप कर दिया तो भाई अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब कहोगे हाय गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी है, अब कितना और ज्यादा हीट करोगे, तो भाई देखो
विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अपने अर्थ का टेम्परेचर होता -18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस इट इज द एवरेज टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे। एवरेज मतलब पूरे अर्थ पे -18 डिग्री सेल्सियस, मतलब जहां पे अभी बर्फ है वहां पे कितना होगा, कैन यू इमेजिन। ओके, तो भाई इसने बदल दिया है -18 डिग्री सेल्सियस को, ग्रीन हाउस गैसेस उसको बढ़ाते हुए लेके गए हैं, और अभी जो अपना एवरेज टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस पे कुछ कुछ जगह पे बर्फ है, तो इमेजिन करो -18 डिग्री सेल्सियस अगर एवरेज टेम्परेचर होता है तो कितना कम टेम्परेचर होता है जहाँ पे मतलब अभी कोल्ड टेम्परेचर रहता है, तो मतलब लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती। इतना इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, -18 डिग्री सेल्सियस से अर्थ का टेम्परेचर लेके गया है +15 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट हम इसे कहते हैं। द नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट एमसीक्यू है आपके लिए। द नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बिल्कुल सही बात है। एज इट हैज रेज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस बाय -8। देखो एमसीक्यू का आंसर देने की कोशिश करो, बहुत मस्त एमसीक्यू है। 3, 2, 1 यहाँ पे बात हो रही है कि भाई और ग्रीन हाउस इफेक्ट होना जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कितना टेम्परेचर ग्रीन हाउस इफेक्ट ने बढ़ाया। ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो -18 डिग्री का टेम्परेचर होता। अब बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हुआ है, मतलब कितने टेम्परेचर को बाय कितने टेम्परेचर को इसने इंक्रीज किया, 33 डिग्री सेल्सियस, -15 से लेके 18 डिग्री तक, मतलब 33 डिग्री सेल्सियस का इसने यहाँ पे क्या किया है, टेम्परेचर को रेज किया है। बहुत बढ़िया एमसीक्यू। ओके, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हो चुका है। भाई साहब, ग्रीन हाउस गैसेस को आपने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि अब भाई साहब अब गड़बड़ी होने लगी है। टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज़ इंक्रीज बाय 0.6%। ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर दिया, इतना ज़्यादा CFC मीथेन आप प्रोड्यूस कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस हो गए फॉर्म, जो अब हमारे टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। 0.6 डिग्री से ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ चुका है। दिस इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ये जो टेम्परेचर का इंक्रीज हुआ अर्थ पे, इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। किसके वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट भाई बेकार की चीज़ है? नहीं भाई, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो तो होनी चाहिए, लेकिन हमने ह्यूमंस है ना, ह्यूमन के पॉपुलेशन में भाई ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा, तो अब टेम्परेचर भी सह लो, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग के? एल नीनो इफेक्ट, बहुत ही बढ़िया इफेक्ट है, आपको ब्यूटीफुल विजुअल्स के साथ मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है, लेकिन मैंने अगर एक वर्ड में बता दिया कि एल नीनो इफेक्ट होता है, चलो बच्चों आगे बढ़ो, तो वो काम यहाँ पे नहीं होता है। थोड़ा डिटेल में समझ लो ताकि माइंड में फिक्स हो जाए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, तो ध्यान से देखो। अगर आगे चल के IAS IPS बनने का प्लान कर रहे हो तो मेरी याद जरूर आएगी, हाँ एल नीनो इफेक्ट पढ़ाया था। देखो नॉर्मल कंडीशन, सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन के ऊपर फोकस करो। ये रहा सन, इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ क्या होता है, यहाँ पे भाई सन, यहाँ पे वाटर जो है ना, यहाँ पे ज़्यादा सनलाइट आता है, तो यहाँ पे वाटर हॉट होने लगता है ओशन का, और जिसके वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे क्लाउड ज़्यादा फॉर्म होता है। साथ में ही जो विंड है ये भी साउथ अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इस रीजन की तरफ, मतलब इंडिया की तरफ आने लगती है। ओके, क्लियर बात है। ये देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सनलाइट भी ज़्यादा है, यहाँ पे विंड फ्लो भी इस तरफ है, मतलब जितना गर्म पानी साउथ अमेरिका में है ओशन का, वो भी फ्लो होते हुए आता है। आपको नई बात पता चलती है कि ओशन का वाटर भी फ्लो होता है। अब वेलिंग ऑफ वाटर के बारे में भी बात करेंगे, तो यहाँ पे वार्म वाटर फ्लो होते हुए इस तरफ आता है। ओके, जिसके वजह से यहाँ पे क्लाउड फॉर्म होते हैं। क्लाउड फॉर्म होते हैं और क्या होते हैं, इस रीजन में ज़्यादा बारिश होती है। इवन इंडिया में भी, इंडिया भी इसी तरफ है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया इसी तरफ में जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे होती है बारिश। ओके, ये बात क्लियर होगी। अब देखो एल नीनो इफेक्ट मतलब क्या। अब हमारे ग्लोबल वार्मिंग के वजह से साउथ अमेरिका में ओशन का टेम्परेचर बढ़ने लगा, मतलब वाटर वार्म आने लगा, और जिसके वजह से साउथ अमेरिका में जो है क्लाउड फॉर्म होने लगे। अब विंड का डायरेक्शन भी अब चेंज हो गया, विंड भी इसी तरफ आने लगी, जिसके वजह से अब वाटर यहीं पे रेनफॉल ज़्यादा होने लगते हैं साउथ अमेरिका में। मतलब ये किसके वजह से हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ। जो नॉर्मल कंडीशन थी
साउथ अमेरिका में रेनफॉल कम होती थी, अब वहाँ पे होने लगी है, और जहाँ पे चाहिए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे रेनफॉल कम होने लगी। इसे कहते हैं एल नीनो इफेक्ट। किसके वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। वहाँ पे वार्म टेम्परेचर हुआ, इसलिए वहाँ पे रेन हो रही है, विंड का डायरेक्शन चेंज हो गया है, क्लाइमेट चेंज हो गया भाई, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे प्लांट, अब ये जो डिस्टर्ब कर दिया आपने उस क्लाइमेट को, जो एडेप्टेशन उन्होंने एडेप्ट किया था वो भी अब काम नहीं कर रहे हैं। तो ये होता है एल नीनो इफेक्ट, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। मतलब जहां पे जिस साल साउथ अमेरिका में बारिश होगी, उस साल ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया की तरफ बारिश नहीं होगी बेटा, ये बात है। ओके, एल नीनो इफेक्ट मतलब ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस। आइस भी मेल्ट होने लगा है, जिसके वजह से वाटर की लेवल बढ़ने लगी है। रिसेंटली किसी साइंटिस्ट ने ये कहा था कि 2050 के अराउंड आपको मलेशिया तो दिखेगा भी नहीं, इस तरीके से बात चल रही थी। ओके, क्योंकि ओशन की जो लेवल है वो बढ़ रही है, जिसके वजह से अब बाढ़ आने लगेगी, बहुत से कंट्रीज को लॉस होगा उसमें। ओके, अभी ग्लोबल वार्मिंग को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो? कटिंग डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। इनको आप मतलब इसको आप फॉर्म ही मत होने दो, है ना। तो भाई यहाँ पे फॉसिल फ्यूल का आप यूज कम कर लो। इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूसेज, अच्छे से यूज करो एनर्जी को, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी ना जा पाए। ओके, रिड्यूसिंग द डिफॉरेस्टेशन। भाई डिफॉरेस्ट लगाओ, प्लांट द ट्रीज, ताकि मॉइस्चर बना रहे, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए अर्थ का। प्लांटिंग द ट्रीज, ये चीज़ है ना। फाइन, अब ओजोन के बारे में बात करें। ओके, हमने ग्रीन हाउस के बारे में बात की, उसका इफेक्ट हमने देखा, साइड इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग। अब हम ओजोन के बारे में बात करते हैं। तो ये देखो, ये है अर्थ, अर्थ के ऊपर मुझे दिख रहा है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर मुझे दिख रहा है स्ट्रेटोस्फियर। अब इस स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, इसके ऊपर जब सनलाइट का, सन से सोलर रेडिएशन के जब यूवी रेज आते हैं, तो वो क्या करता है, मैं ओजोन के बारे में समझा रहा हूँ आपको, तो वो इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है। और बहुत ही विजुअल्स, अच्छे से विजुअल्स के साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन से अब O3 बन जाएगा, जिसे ओजोन कहते हैं। ये यूवी रेज इसी ओजोन पे भी काम कर जाता है और ओजोन को ब्रेक कर देता है, और फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन बना देता है। इसी तरीके से यूवी रेज ये यूज हो जाती है O2 से O3 बनाने में, O3 से O2 बनाने में, इस तरीके से। और एक ओजोन का यहाँ पे हमें लेयर फॉर्म होती हुई दिख रही है। ये देखो, कई सारे लेयर्स हमें ओजोन की दिख रही है। देखो, ओजोन की लेयर किसके वजह से हुई? यूवी रेज ने ऑक्सीजन को ब्रेक किया, O2 से O3 बन गया। ये O3 को भी वो ब्रेक कर देते खुद, तो फिर से O2 बन जाता है, O2 से O3, O3 से O2, ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। यूवी रेज यूज हो रही है, ओजोन की लेयर यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है, बिल्कुल सही बात है। ये ओजोन की लेयर क्या कर रही है? यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रही है। आपको देख रहा है ना, यूवी रेज यूज अप हो जा रही है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ओजोन की लोकेशन मुझे कहाँ पे दिख रही है? देखो आप, कहाँ पे दिखाई दे रही है आपको? ओजोन की लोकेशन मुझे दिखाई दे रही है स्ट्रेटोस्फियर में, है ना। ओके, सो ओजोन की लोकेशन कहाँ पे है? ध्यान से देखो, यहाँ पे यूवी रेज आई, बिल्कुल ओजोन की लेयर फॉर्म होगी, स्ट्रेटोस्फियर में फॉर्म हो रही है। फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन इज कैटेलाइज्ड बाय, कौन फॉर्म कर रहा है ओजोन को और कौन डिग्रेड कर रहा है? आपको पता है भाई, यूवी रेज ही कर रहा है। ओके, यूवी रेज क्या करता है भाई? ओजोन लेयर क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स द यूवी रेज फ्रॉम द सन, उसको यूज अप कर जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब यूवी रेज के टाइप है UVA, B, C, जल्दी बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन B जो है, ये क्या करता है? इट डैमेजेस द DNA, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। ओके, ये बहुत बढ़िया बात है। मतलब ओजोन तो चाहिए, अगर आपने ओजोन को डिस्टर्ब कर दिया तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो UVB रेज डैमेजेस द DNA। थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, रिसेंटली MCQ पूछा गया था शायद 2 साल पहले, राइट। किसमें? डॉप्सन्स यूनिट, DU, डॉप्सन्स यूनिट। DB मतलब डेसिबल, जहाँ पे हम नॉइस को कैलकुलेट करते हैं। DB आपने कई सारे म्यूजिक सिस्टम में देखा होगा कि कितने DB चाहिए, है ना। तो ये DU मतलब डॉप्सन्स यूनिट्स में हम वो जो ओजन है उसकी थिकनेस मेजर करते हैं कि भाई इतना डॉप्सन यूनिट चाहिए ये। ओके, तो ओजोन क्या है? एक अच्छी चीज है, जिसके वजह से यूवी रेज फिल्टर होके आ जाती है अपने पास। सम यूवी रेज पास टू द ट्रोपोस्फियर। अब होता यह है कि भाई ऐसे हालात में फिर भी इस ओजोन से कुछ यूवी रेज पास हो जाती है जो ट्रोपोस्फियर में आ जाती है, एंड इट फॉर्म द ओजोन लेयर। अब ट्रोपोस्फियर में ओजोन फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे? मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, ट्रोपोस्फियर। नॉर्मल ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में फॉर्म होती है, लेकिन कुछ हालात में जहाँ पे ओजोन डैमेज हो जाए तो क्या होगा
तो अब ओजोन ट्रोपोस्फियर में भी फॉर्म होने लगती है। सम यूवी रेज पास टू द ट्रोपोस्फियर एंड फॉर्म ओजोन लेयर देयर। ओजोन इन ट्रोपोस्फियर हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द प्लांट एंड एनिमल। भाई अब ये जो ओजोन है अपने पास आ गई, जिसका अपने ऊपर हार्मफुल इफेक्ट है। क्लियर है, समझा आपको? तो मुझे ये बात समझ में है कि स्ट्रेटोस्फीयर का ओजोन एक अच्छा ओजोन है जो कि यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि यूवी रेज मेरे पास आ गई तो मेरा डीएनए डैमेज हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर में भी ओजोन फॉर्मेशन होता है। जब ओजोन डैमेज होता है तो स्ट्रेटोस्फियर का, तो वहां पे यूवी रेज फॉर्म नहीं, फिल्टर नहीं हो पाई। अब वो ट्रोपोस्फियर में ओजोन बनाने लगती है। वो जो ओजोन है वो O3 है, जिसके वजह से प्लांट और हमें भी, हमारे ऊपर भी साइड इफेक्ट उसके हैं। बहुत से प्रॉब्लम वो कॉज करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, अदर प्रॉब्लम्स। क्लियर बात है? अब आप कहोगे कि ट्रोपोस्फियर में ओजोन क्यों फॉर्म हो गया? क्योंकि कुछ रेज स्ट्रेटोस्फियर से ट्रोपोस्फियर में आ गई। ओके, और हम भी खुद पोल्यूशन करते हैं, जिसके रिएक्शन की वजह से O3 बनता है। तो ट्रोपोस्फियर का ओजोन बैड ओजोन है, स्ट्रेटोस्फियर का ओजोन अच्छा ओजोन है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी ट्रिक, स्ट्रेटोस्फियर मतलब स्टार ओजोन। स्टार ओजोन एक अच्छा ओजोन है। स्ट्रेटो मतलब स्टार। एक ट्रिक आपको दे दिए हैं। ओके, द प्लेस वेयर ओजोन इज डिप्लीटिंग। अब कुछ जगह पे भाई ओजोन डिप्लीट होते हुए हमें दिख रहा है। क्यों डिप्लीट होता है वो भी हम देखेंगे। द प्लेस कहाँ पे हमें डिप्लीट होते हुए दिख रहा है? देखो, ये देखो, यहाँ पे मुझे डिप्लीट होते हुए दिख रहा है। ओजोन की कुछ लेयर यहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हुए दिख रही है। क्यों हो रही है वो भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वो डेवलप कुछ रीजन पे वो वीक हो रही है, लेयर्स। उसे हम कहते हैं ओजोन होल। मतलब कुछ लेयर्स में ना, कुछ लेयर्स वहां पे है ही नहीं। ये हमें दिखाई दे रहा है अंटार्कटिका पे। बहुत सही बात, डिटेल में देखेंगे। अब देखते हैं कि ओजोन होल होता किस तरीके से है। ओजोन होल हो गया मतलब क्या होगा? अब यूवी रेज फिल्टर नहीं होगी, वो हमारे पास आ जाएगी। तो भाई कौन है वो गुनहगार जिसने ओजोन को डिस्ट्रॉय किया, जिसने O3 को प्रॉब्लम कर दिया? वो कौन है? तो यहाँ पे देखो वो कौन है। यहाँ पे एक क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड रहता है, CFC। क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड कहाँ से निकलता है? रेफ्रिजरेंट से CFC निकलता है। ओके, ये देखो रेफ्रिजरेंट मैंने खोला। नेक्स्ट टाइम खोलोगे तो याद रखना कि CFC बाहर जा रहा है। आपको दिख रहा है कि ये बाहर जा रहा है, जिसमें मुझे दिख रहा है कार्बन, फ्लोरीन एंड क्लोराइड। क्लोराइड ब्लू कलर का, 2 क्लोराइड मुझे लग रहे दिखाई देते। अब ये जो CFC है उसमें जो क्लोराइड है बाहर निकल जाता है। किसकी वजह से? यूवी रेज की वजह से। CFC का ब्रेकडाउन हो जाता है। देखो अभी क्लोराइड गया जो कि O3 के ऊपर जाके चिपक गया, और वो क्या करता है? ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेता है। ऑक्सीजन बाहर आ गया। अब क्या करता है? ऑक्सीजन जैसे ही बाहर आ गया, वो क्या करता है? ऑक्सीजन को छोड़ देता है। अब 2 ऑक्सीजन कंबाइन होकर O2 बन जाते हैं। मतलब O3 को ब्रेक कर दिया आपने, O2 बना दिया। और अब यहाँ पे एक नया ओजोन फॉर्म कर रहा है। देखो क्लोराइड, इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। मतलब उसने एक रिएक्शन की, ऑक्सीजन के एटम को छोड़ दिया, 2 ऑक्सीजन एटम मिला के O2 बना देंगे, और खुद क्लोराइड फिर से एक दूसरे ओजोन को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे चला गया। अब इसको भी वो ब्रेक करेगा। मतलब कितना खतरनाक। एक बार आपने डाल दिया उसको एनवायरमेंट में तो वो नहीं जाने वाला, वो वहाँ पे ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हुए जाएगा। वो नहीं निकलेगा, यूजअप नहीं होगा। ओके, सो इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है, ओजोन लेयर क्यों ब्रेक हो रही है, ओजोन होल क्यों फॉर्म हो रहा है, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। सो CFC कहाँ से निकला? रेफ्रिजरेंट से निकला। ये देखो आपने रेफ्रिजरेंट खोला, CFC बाहर निकला। बिल्कुल सही बात है। CFC मतलब क्या? क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड। अब यूवी रेज आएगी, CFC को ब्रेक करेगी, क्लोराइड रिलीज होगा, क्लोराइड जाएगा O3 पे। O3 पे जाने के बाद O3 को ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन एटम को फ्री करेगा, 2 ऑक्सीजन एटम मिलके O2 बनाएंगे। खुद क्लोराइड एक दूसरे O3 को ब्रेक करने के लिए निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। CFC इज रिलीज बाय द रेफ्रिजरेंट, इट रीच द स्ट्रेटोस्फियर, जहां पे यूवी रेज एक्ट ऑन द CFC टू रिलीज क्लोराइड। क्लोरीन के एटम्स यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। क्लोरीन के एटम डिग्रेड कर देते हैं ओजोन को, ऑक्सीजन यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। क्लोरीन एटम एक्ट एज अ कैटलिस्ट, इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन। कंज्यूम नहीं होता है बेटा, ये चलते रहेगा। वंस एडेड टू द स्ट्रेटोस्फीयर, क्लोरीन एटम हैव कंटिन्यूइंग इफेक्ट ऑन द ओजोन। ये बहुत बढ़िया बात है, मतलब खतरनाक बात है, ये बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ओजोन किस तरीके से अंटार्कटिका के ऊपर फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या बताया है देखो, जिसके ऊपर मैंने अंडरलाइन किया है कि ओजोन होल यहाँ पे बनता हुआ हमें दिख रहा है।
तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इन लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर में ये ओजोन होल हमें अंटार्कटिका के ऊपर दिखता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ओजोन होल का मेन प्रॉब्लम सीएफसी है, तो मतलब अंटार्कटिका में ज्यादा सीएफसी फॉर्म होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एनसीईआरटी ने दिया है, बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी ने कहा है कि अंटार्कटिका के ऊपर लेट अगस्त और अक्टूबर में, मतलब वहां पे जब टेम्परेचर कम होता है तब ये जो सीएफसी ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है जो हमने भेजा वो वहां पे जाके काम करने लगता है, क्योंकि कम टेम्परेचर में क्लोरीन ओजोन को अच्छे से ब्रेक कर पाता है कम टेम्परेचर में, ये बात है। इसलिए उसी पर्टिकुलर रीजन में उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ओजोन हमें दिखाई देता है। ये तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया। लो टेम्परेचर फेवर्स दिस रिएक्शन, है ना, बढ़िया बात। ओके, सो यूवी रेज देखो भाई 3 टाइप की है, ए बी सी। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सी वेव जो है ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। एनसीईआरटी ने यूवीसी नहीं दिया, लेकिन एनसीईआरटी ने कहा कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो रहती है भाई वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, वो बहुत डेंजरस है लेकिन ओजोन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, यूवीए जो है ये भाई डेंजरस नहीं, तो इसका अपने को इतना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें है यूवीबी का। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि इसके इफेक्ट्स हार्मफुल इफेक्ट है। कैसे हार्मफुल इफेक्ट है? स्किन कैंसर कॉज करता है, डीएनए को डैमेज कर देता है, स्किन कैंसर होता है। और किसे अफेक्ट करता है? कॉर्निया को। बेटा कॉर्निया को भूलना नहीं, कॉर्निया। लोग बच्चे सिर्फ आंख को याद रखते कि आई को अफेक्ट करता है, इतना याद रखना है। इट अफेक्ट्स द कॉर्निया, स्लो ब्लाइंडनेस कॉज करता है। आपको दिख रहा है अफेक्टेड जो केराटाइटिस है, देखो ध्यान से वो कॉर्निया देखो, उसमें कुछ व्हाइट कलर का पैच आपको दिख रहा है ना, तो ये होता है यूवी रेस की वजह से। स्नो ब्लाइंडनेस भी इसे कहते हैं। स्नो ब्लाइंडनेस मतलब क्या? आप कभी बर्फ पे गए होगे तो वहां पे बर्फ से जब लाइट रिफ्लेक्ट होके आता है तब भी ये चीज होती है। यही सेम चीज यूवी रेस की वजह से भी होती है ना। इट अफेक्ट द लेंस ऑल्सो। कॉर्निया अफेक्ट हुआ मतलब स्नो ब्लाइंडनेस, लेंस अफेक्ट हुआ मतलब कैटरेक्ट हुआ, है ना। आपने देखा होगा कि आपके घर में किसी का कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ है, मोतीबिंदु का ऑपरेशन होता है, उनमें लेंस डाली जाती है। क्लियर बात है? तो इट अफेक्ट द लेंस, दैट इज कैटरैक्ट भी ये कॉज करता है। तो ये तीनों इफेक्ट आपको पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये देख के यार ओजोन, यार हम ओजोन ब्रेक हो रहा है, ओजोन फॉर्म हो रहा है, ये देख के सबकी आंखें खुलने लगी। बिल्कुल सही बात है, सबकी आंखें खुलने लगी और सब कंट्रीज आए और कहा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे चलेगा। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया। ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और डिजाइन इन द मॉन्ट्रियल, कनाडा में इसको डिजाइन किया गया 1987 में। 1989 से इसको इफेक्ट में आ गया। मतलब सब कंट्रीज आके मिल गया, गड़बड़ होगी मतलब यहाँ पे ओजोन ब्रेक हो रहा है, क्या करें? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डिजाइन कर लिया। भाई हम ये गाइडलाइन डिसाइड कर लेते कि हम अच्छे से बिहेव करेंगे, हम ह्यूमंस हैं, हम बिल्कुल अच्छे से बिहेव करना है। ये जो धरती है हमारी माता है। ओके राइट। तो यहाँ पे बात हुई किसके बारे में कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, जैसे क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या करना है, इसके बारे में बात की गई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ये एक बढ़िया सा एमसीक्यू यहाँ पे बनता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके बारे में था? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, जैसे CFC को कम कैसे किया जाए। तो वहां पे डिसाइड किया गया कि ऐसे जेट मत बनाओ जो CFC को रिलीज करे। एक ऐसा ही प्रोटोकॉल था जिसे कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि जापान में डिजाइन किया गया। सब कंट्रीज आके मिले वहां पे, जिसका मेन एम था कि भाई ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जो हम ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ावा दे रहे हैं जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कि भाई इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होना चाहिए, ग्रीन हाउस गैस को कम करना है टू कॉम्बैट द ग्लोबल वार्मिंग। इसके लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया उस प्रोटोकॉल को हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। ये दोनों प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, MBBS में भी आपका पीछा नहीं छोड़ते। इंटरव्यू देख लो या फिर कोई भी एग्जाम देख लो, इसके ऊपर MCQ बनता है। तो एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपके लिए। मॉन्ट्रियल मतलब मॉन्टी कहता है कि भाई फ्रिज को मत खोलो क्योंकि CFC बाहर निकलेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको CFC को कम करने के लिए कहता है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करने के लिए आपको कहता है। जबकि क्योटो प्रोटोकॉल कहता है कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस को कम करो, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। डिप्लीशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर कैन लीड टू एन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर, स्किन कैंसर। चलो 1 2 3, चलो याद करो, जल्दी से बताओ। डिप्लीशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर कैन लीड टू एन इंक्रीज इन स्किन कैंसर। किसको हमें बचाना है? कौन डिप्लीट हो गया तो यूवी रेज अंदर आ जाएगा, ओजोन आ गया तो भाई यूवी रेज अंदर आएगी, कैंसर होगा। द जोन ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट, कहां पे प्रेजेंट होती है बताओ जल्दी जल्दी? स्ट्रेटोस्फीयर में, बिल्कुल। ओके, नाउ नीड 2009 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखो
किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है ए मोंटी, मोंटी कहता है कि फ्रिज को मत खोलना क्योंकि सीएफसी बाहर निकलेगा, वो ओजोन को डिप्लीट करता है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करने की बात हुई। थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, ओजोन की थिकनेस मुझे मेजर करनी है तो क्या करूंगा मैं? आई एम गोइंग टू यूज डॉप्सन्स यूनिट, डेसिबल यूज होता है नॉइज के लिए। डीयू एंड डीबी के बारे में ध्यान से देख लो, बी एंड सी ऑप्शन, आंसर इज डीयू। नेक्स्ट इज नीट 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज करेक्ट? बताओ, 3 2 1। ओके, तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है? गुड ओजोन, स्टार ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, ट्रोपोस्फीयर में बैड ओजोन होता है। ओके, तो बी 2 और 3 ऑप्शन तो बिल्कुल में नहीं है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द यूवी रेशन, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द यूवी रेशन, इसलिए तो गुड ओजोन है, आंसर इज 4। ओके, नीट 2020, स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिक रीजन, किसकी वजह से होता है स्नो ब्लाइंडनेस? स्नो ब्लाइंडनेस में कॉर्निया अफेक्ट होता है। ओके, कॉर्निया अफेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा? स्नो ब्लाइंडनेस हो जाएगी। क्यों होते हैं? ओजोन डिप्लीट हुआ, यूवी रेज अंदर आई, आंसर इज ए, यूवीबी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसा नहीं कि आपके आजू बाजू में जो एटमॉस्फेयर है उसमें गंदगी फैलाओगे तभी पोल्यूशन होगा। अगर आपने आपके रिसोर्सेस को अच्छे से यूज नहीं किया तो भी आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। ह्यूमन समझ जाओ, अपनी आंखें खोलो। सो डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्सों को आपने अच्छा ही यूटिलाइज नहीं किया तो भी प्रॉब्लम होगा। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन ऑकर नॉट जस्ट बाय द एक्शन ऑफ पोल्यूटेंट बट ऑल्सो बाय द इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जैसे सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन। अगर आपने आपके फॉरेस्ट को तबाह कर दिया तो डेजर्टिफिकेशन होगा, सॉइल इरोजन होगा, तो भाई गड़बड़ी हो जाएगी, सब कुछ आप तहस नहस कर रहे हो। ऐसी ही बात हो रही है, अगर वाटर को आपने अच्छे से यूज नहीं किया तो वाटर लॉगिंग हो जाएगा। वाटर लॉगिंग जब हो जाता है फार्म में तब रूट क्या करते हैं? रूट वाटर के थ्रू ही ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन आपने इतना ज्यादा भर भर के रूट ले लिया, मतलब सॉइल से ऑक्सीजन लेते हैं, राइट, रूट्स, आपने इतना ज्यादा सॉइल में पानी डाल दिया कि अब क्या करते हैं? रूट वो ऑक्सीजन को ले नहीं पाते हैं, तो वाटर लॉगिंग बड़ा प्रॉब्लम है। और सैलिनिटी, आप भर भर के फार्म में वाटर भर दोगे तो सैलिनिटी सॉइल की इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए भाई वाटर का अच्छे से मैनेजमेंट करो। ये सैलिनिटी के बारे में एमसीक्यू आ चुका है नीट 2021 में। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि सॉइल सैलिनिटी, इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड्स टू द वाटर लॉगिंग। सो फार्म में ऐसा नहीं कि भर भर के पानी डाल दिया, वाटर लॉगिंग होगा। वाटर लॉगिंग क्यों होगा? जो रूट रहते हैं, जो सॉइल के अंदर रहते हैं, वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं बताओ भाई? क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भूल गए नहीं ना? ओके, तो ऑक्सीजन चाहिए, रूट एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल के अंदर। आपको कि सॉइल के अंदर कहाँ से क्या ऑक्सीजन रहता है? पोरस रहती है सॉइल। ओके, उसमें आपने पानी डाल दिया तो ऑक्सीजन कैसे लेंगे? उसके बाद गिल्स थोड़ी ना है रूट। ओके, मर जाएगा रूट, बिल्कुल सही बात है। ओके, सो वाटर लॉगिंग, सॉइल सैलिनिटी, ये प्रॉब्लम है, इसको भूलना नहीं है। इफ एन एग्रीकल्चर फील्ड इज लिबरली इरिगेटेड फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज लाइकली टू फेस अ प्रॉब्लम ऑफ, ये था प्रीवियस ईयर का सैलिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं कि भाई देखो, एक ट्राइब है नॉर्थ ईस्ट के पास, वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं। स्लैश मतलब कट करना, बर्न मतलब जला देना, जिसे ज़ूम कल्टीवेशन कहते हैं। अब ये ट्राइब क्या करती है? ये ट्राइब की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ऐसे केस स्टडी मान लो इसे। डिफॉरेस्टेशन इज द कन्वर्शन ऑफ अ फॉरेस्टेड एरियाज टू अ नॉन फॉरेस्टेड वन। देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, फार्मर्स क्या करते हैं? फॉरेस्ट को कट करते हैं, ट्री को कट करते हैं, तो स्लैशिंग कर देते हैं। क्यों भाई? फॉरेस्ट में उनको खेती करना है, इसलिए जब वो कट करते हैं, कट करने के बाद उसको जला देते हैं, जो कटे हुए प्लांट है, जिसकी वजह से ऐश मिल जाती है। अब इसी ऐश को वो फार्मिंग के लिए यूज करते हैं। उसी एरिया में मतलब उनको कैटल के लिए चाहिए, या तो वे वहाँ पे फार्मिंग करनी है तो वहाँ पे वो क्रॉप्स लगाएंगे और ये जो ऐश बनी थी उसको यूज़ करेंगे। स्लैश एंड बर्न टेक्निक होगी। ओके, बिल्कुल सही बात है। फिर वहाँ पे वो क्रॉप लेंगे, क्रॉप लेने के बाद वो क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर एरिया को कुछ सालों के बाद छोड़ देंगे रिकवरी के लिए। बार बार नहीं लेते हैं वहाँ से क्रॉप। ओके, तो रिकवरी के लिए उसको छोड़ देते। फिर बहुत सालों बाद वो वहाँ पे आएंगे और फिर से वहाँ पे वो फार्मिंग करेंगे। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि फार्मर क्या करते थे? स्लैश करते थे, बर्न करते थे, फार्मिंग करते थे, फिर उस एरिया को छोड़ भी देते थे। फिर कई सालों बाद फिर से वहाँ पे आते थे, तो फिर से वहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो हो जाता था विद इन द टाइम। प्रॉब्लम कब हुआ? जब यहाँ पे
बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन फॉरेस्ट को रिकवर करने के लिए टाइम नहीं दिया गया। तो टाइम नहीं देंगे तो भाई फॉरेस्ट तो आपने डिस्टर्ब कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया। इस तरीके से स्लैश एंड एग्रीकल्चर टेक्निक, ज़ूम कल्टीवेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या कि फॉरेस्टेड एरिया को नॉन फॉरेस्टेड एरिया में कन्वर्ट कर देना, पूरे पेड़ वेड़ सब कट कर देना। ओके, सो यहाँ पे इंक्रीज पॉपुलेशन की वजह से सफिशिएंट टाइम नहीं मिला, तो ये प्रॉब्लम अपने पास हो गई, डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम। ओके, तो एक केस स्टडी यहाँ पे भी हमारे पास दी गई है जहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। एक जोधपुर के किंग थे राजस्थान के, ओके, उन्होंने ऑर्डर दिया कि मुझे पैलेस बनाना है, तो सभी पेड़ को काट डालो। सभी मतलब एक पर्टिकुलर पेड़ था टिम्बलर का, उसको कट कर दो ताकि मैं पैलेस बना सकूं, क्योंकि मैं तो ह्यूमन हूं, मैं कुछ सोचने वाला नहीं हूं, बाढ़ में जाए इकोसिस्टम। तो ऐसे उन्होंने सोचा, लेकिन बिश्नोई कम्युनिटी जो कि समझदार कम्युनिटी थी, उन्होंने कहा कि हमारे पेड़ को मत काटो। अमृता देवी और उनके डॉटर ने अपने पेड़ को हग कर लिया बेटा। सोल्जर ने कहा कि इसको हमें कट करना है क्योंकि इसका वुड हम हमारे पैलेस के लिए यूज करेंगे राजा के। उन्होंने कहा कि मुझे मार दो, बाद में ट्री को लेके जाओ। सोल्जर ने उन्हें मार दिया, लेकिन इनको ही देखते, अमृता देवी को देख के बाकी विलेजर्स ने भी ऐसे ही हग करना शुरू कर दिया बेटा। जिसके बाद मतलब ट्री को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन विलेजर्स को भी मारा गया। तो अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड दिया जाता है जो लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो आपको ये पता चाहिए कि भाई ये किससे रिलेटेड चीज़ है, क्या ये वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ है, क्या ये डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड चीज़ है, क्या सॉलिड वेस्ट के बारे में मैनेजमेंट की चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। ऐसी एक और केस स्टडी हमें दिखती है जिसको हम चिपको मूवमेंट कहते हैं। हिमालय में घेरवल कम्युनिटी द्वारा इस मूवमेंट को रन किया गया। देखो, गवर्नमेंट ने कहा कि पेड़ खत्म कर दो, ओके, हमें पैसा मिल चुका है, तुम बाढ़ में जाओ। ओके, तो लेकिन ये तो लोग समझदार लोग थे, बिश्नोई कम्युनिटी के भी लोग समझदार। जो जितना पढ़ा लिखा वो इतना बेवकूफ़। ये लोग कम पढ़े लिखे लेकिन समझदार। ये बात देखना, जो इंसान जितना पढ़ा लिखा वो खुद के स्वार्थ की बात ही करेगा, नैरो यूटिलिटेरियन, है ना, खुद की स्वार्थ की बात, भाई मेरा फायदा होना चाहिए, बाकी भाड़ में जाए दुनिया। लेकिन ये तो अच्छे लोग थे, ये घेरवाल कम्युनिटी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को अपोज किया, ट्री को हग कर लिया बेटा। देखो तो भाई, जब इन्होंने इतना ज़्यादा अपोज किया, अपने ज़्यादा अपोज किया कि गवर्नमेंट को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा। तो चिपको मूवमेंट रन किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980 हैज इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सो एज टू वर्क क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटी। इन्होंने यहाँ पे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट नाम के एक प्रोजेक्ट को रन किया, जहाँ पे ये डिसाइड किया कि भी लोकल कम्युनिटीज को हम हेल्प लेंगे और फॉरेस्ट को हम बचाएंगे, राइट। हम डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देंगे फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग द फॉरेस्ट। ओके, चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बोथ। देखो कितना बढ़िया एसएमसीक्यू बन गया। 3, 2, 1 बताओ। यस, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। और दोस्तों, इसी के साथ अपना सेशन खत्म हुआ है। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा एफर्ट अगर आपको अच्छा लगे तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। लव यू ऑल दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।